चूड़े जैसा दिखता है, तू भंगी जैसा दिखता है, या क्या चमारों की तरह बैठता है। ये उनकी आम बोलचाल की भाषा है। कुछ कलरफुल कपड़ा पहन लिया तो पता चलेगा आपका कलीग या आपकी कोई लेडी कलीग आके बोलेगी आपको, अरे ये क्या तुम भंगियों जैसे कपड़े पहन के आ गए हो। मुझे बताने में ये कभी प्राउड नहीं फील होगा कि मैं सुधीर चौधरी की टीम में काम कर चुका हूँ, मैं दीपक चौरसिया का शो लीड कर चुका हूँ। मुझे ये बताने में बिल्कुल खुशी नहीं होगी, क्योंकि द काइंड ऑफ शिटी जर्नलिज्म द इंडियन मीडिया इज डूइंग, दैट इज वेरी टेरिबल, एक्सट्रीमली शेमफुल। अभी मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि कास्टिज़म जो है वो किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हुआ है। जितने भी शेड्यूल कास्ट के डॉक्टर्स होंगे, शेड्यूल ट्राइब के डॉक्टर्स होंगे, उनको बोला जाएगा ये तो पेट में कैंची छोड़ देते हैं, ये तो ऑपरेशन सक्सेस नहीं कर सकते। टॉप हार्ट जो ऑपरेशन करने वाले सर्जन हैं वो दलित समाज से, किडनी के बेस्ट सर्जन जो हैं एम्स के वो दलित समाज से। आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि इनका टैलेंट रियल है, ये डिजर्व करते हैं, तो ये भी तो अनटचेबिलिटी है। आपके यार दोस्त भी होंगे जो आपके साथ में बैठ के खाना खाएंगे, लेकिन खाते हुए कभी कभी कह देंगे कि देखो हम जाति को नहीं मानते, हम तो तुम्हारे साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। क्या ये अनटचेबिलिटी नहीं है? कुछ लोग बोलते हैं कि रिजर्वेशन तो, जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें टीना डाबी का और उनकी सिस्टर और उनके पेरेंट्स जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, तो लोग बोलते हैं कि इनको रिजर्वेशन अब क्यों मिल रहा है। अब टीना डाबी तो आईएएस हैं, उनके जो सेकंड हस्बैंड है वो भी आईएएस हैं। गाली रोज पड़ती है कि नहीं पड़ती है उनको जाति की वजह से? उनकी ट्रोलिंग जाति की वजह से हो रही है कि नहीं? हमारे नेताओं में हमारी बहन जी कम अमीर हैं क्या? आर्थिक स्थिति संपन्न है ना उनकी, बहुत अच्छे घर में रहती हैं, बहुत अच्छा उनका लाइफस्टाइल है, क्या उनको गालियाँ पड़नी बंद हो गई? अगर हम बात करें आपके बुद्ध धर्म में जो भिक्षु लोग हैं, वो एक तरीके से अनदर पोंगा पंडित बन चुके हैं। वो ब्राह्मण का स्थान वैसा ही दे दो आप उनको, उसी तरह से मानने लगो, उसी तरह की वो दंडवत प्रणाम करो और पूरी पाखंड में चले जाओ। थोड़े दिन में हो सकता है वो झाड़ा भी लगाने लगे, है ना, वो मोर के पंख जो लेके घूमते हैं वो भी काम शुरू कर दें। ग्रीटिंग्स एवरीवन, द सोल ट्रैवलर पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं मिस्टर सुमित चौहान जी, द न्यूज़ वीक के फाउंडर, और अगर हम बात करें तो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के वॉइस भी हम इनको बोल सकते हैं। अगर हम इंडिया की केस में बात करें तो इन्होंने काफ़ी सारे ऐसे मुद्दों को आवाज़ दी है और काफ़ी सारी स्टोरीज़ को लेकर आए हैं जो कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी की स्ट्रगल्स को उजागर करते हैं। तो आज हम इन्हीं का स्वागत करते हैं अपने पॉडकास्ट पर। सर, तो हमारा पहला प्रश्न यही रहेगा कि न्यूज़ वीक की शुरुआत कैसे हुई और क्या क्या स्ट्रगल्स आए? काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। मैं जर्नलिस्ट इसलिए बना क्योंकि मैं जर्नलिज़म करना चाहता था। इट वाज माय चॉइस, मैंने ऑप्ट किया था जर्नलिज़म को, और हमेशा से मैं अखबारों में लिखता रहा, मीडिया की खबरें पढ़ना, लिखना, देखना, टीवी देखना, न्यूज़ चैनल्स देखना, वो मुझे बचपन से ही पसंद था। तो मुझे ये था कि हाँ, कुछ जर्नलिज़म अगर कुछ करते हैं तो कुछ तो बदलाव ला सकते हैं समाज में, देश के लिए अच्छी चीज़ है, ये लोकतंत्र का चौथा खंभा है। तो एक ऐसी इमेज थी जर्नलिज़म की मेरे दिमाग में। तो उसी कड़ी में मैं ग्रेजुएशन के बाद आईएमसी चला गया और वहाँ से फिर मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ एबीपी न्यूज़ में, और वहाँ से ही मेरी करियर की शुरुआत हुई। लेकिन ये वो दौर था जब 2011, 12, 13 में नरेंद्र मोदी का उभार हो रहा था, उनको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के तौर पे प्रोजेक्ट किया गया और फिर अल्टीमेटली 2014 में उन्होंने सरकार बनाई। इस पूरे पीरियड में जब हम एक जर्नलिस्ट के तौर पे अपने आप को स्थापित कर सकते थे या कुछ जर्नलिज़म की बेसिक सीख सकते थे, मैंने ये देखा कि पूरा मीडिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सामने दंडवत था, वो पूरा सरेंडर करके बैठे हुए थे। और हमें क्लासरूम में सिखाया गया था कि जर्नलिज़म जो है वो सवाल उठाने का काम है, आपको सवाल उठाना है सत्ता पे। आप अगर कहीं पे भी नाइंसाफ़ी देखते हैं तो उस पर आपको सवाल उठाना है, कहीं पे भ्रष्टाचार होता है, करप्शंस हो रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं, या कुछ योजनाओं को लोगों तक सही से नहीं पहुंचाया जा रहा, तो आप उस पर सवाल उठाएं। लेकिन मैंने पर्सनली बहुत बार ये चीज़ देखी कि जो भी ऐसी स्टोरीज़ होती थी, जो भी ऐसी न्यूज़ होती थी जिसमें सरकार को लेके चैलेंज किया जाए या सरकार को अकाउंटेबल ठहराया जाए, उस स्टोरीज़ को रिजेक्ट कर दिया जाता था। हमारे एडिटर साफ मना कर देते थे कि ये स्टोरी नहीं करनी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जब डीमोनेटाइजेशन हुआ उस समय देयर वाज एन ओपन अनाउंसमेंट इन आवर न्यूज़ रूम दैट यू कैन नॉट शो एनी विजुअल विच इज़ डिस्टर्बिंग एंड पीपल आर सफरिंग इन दोज विजुअल्स पार्टिकुलरली, बिकॉज हमने सबने देखा लोग लाइनों में रात रात लगे रहते थे, 2000 रुपये कैश मिलता था, कितनी परेशानी थी। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी खबरें थी कि हमको वो करने नहीं देते थे।
तो एक तो मेरा प्रोफेशनल कारण हो गया कि मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पे भी बहुत सारा काम नहीं कर सकता। दूसरा बिकॉज आई वाज ओनली सिंगल दलित गाय अक्रॉस 4 न्यूज़ रूम वेयर आई वर्कड। तो वो दलित होना, उस बैकग्राउंड से होना भी मेरे लिए चैलेंजिंग था। भारत के जो न्यूज़ रूम हैं इसमें आप देखेंगे आपको कोई भी दलित बहुजन ओनर नहीं मिलेंगे, एडिटर एंकर नहीं मिलेंगे, रिपोर्टर नहीं मिलेंगे। मैंने भी जहाँ काम किया मैं अकेला ही दलित आदमी था। तो कई ऐसी घटनाएं हुई उन न्यूज़ रूम्स में जिसने मेरी पूरी पर्सनालिटी को इम्पेक्ट किया। उस पर मेरी जाति को लेके इस तरह के सवाल या इस तरह की ओछी भद्दी टिप्पणियां हुई कि मुझे बहुत ख़राब लगा। तो कई बार लोग सोचते हैं कि मैं सिर्फ इसलिए मीडिया से निकल गया कि मैं दलित हूं, लेकिन उसके साथ साथ मैं एक जर्नलिस्ट भी हूं। तो मैं अपने जर्नलिज़म के पेशे को भी मैं वहाँ ईमानदारी से काम नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो अलाउड नहीं था। तो ये दोनों मेरे कारण बने कि एक पर्सनल मेरी कास्ट एक्सपीरियंसेस थे, दूसरा एज ए जर्नलिस्ट भी मुझे बहुत सारी चैलेंजिंग सिचुएशंस का सामना करना पड़ रहा था। फिर मुझे लगा कि अब मेरे से ये बहुत लंबे समय तक हो नहीं पाएगा, इसलिए उस फ्रस्ट्रेशन को बीट करने के लिए, वो एक तरीके की फ्रस्ट्रेशन थी दिमाग में, तब हमने 2019 में यूट्यूब चैनल शुरू किया था जिसका नाम द शूद्रा था। और बिकॉज़ उस समय दलित बहुजन समाज की खबरें बहुत ज़्यादा लोग कवर करते नहीं थे और मीडिया तो बिल्कुल ही कवर नहीं करता था, तो हमने पर्सनल अप्रोच के साथ में उस पर कॉन्टेंट बनाया। मैंने सिर्फ अपनी आवाज़ के ज़रिए ना नाम बताया ना चेहरा बताया। लोगों को नहीं मालूम था कि मैं कौन हूँ, बिकॉज आई वॉज नॉट दैट मच पॉपुलर दैट टाइम। मैं सिर्फ अपना काम कर रहा था। तो उस कंटेंट को लोगों ने बहुत सराहा, कम्युनिटी ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया। और आई रिमेंबर कि जब मैंने 2020 में मीडिया को हमेशा के लिए छोड़ा, तब हमारे पास 3 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स थे और कम्युनिटी ने उसमें बहुत ओवरवेलमिंग तरीके से रिस्पॉन्स किया था। हमें फाइनेंशियल भी सपोर्ट मिला था, उसमें हमारे को सब्सक्राइबर भी लोगों ने खूब ओरल जो है पब्लिसिटी करके लोगों को माउथ टू माउथ पब्लिसिटी किया, लिंक्स भेजे। तो इस तरह से वो एक सक्सेस बन गया वो चैनल। और फिर लगा कि अब ज़रूरत नहीं है। पहले डर लगता था कि नाम और चेहरा बताएंगे तो नौकरी मिलेगी नहीं मीडिया में बड़ी मुश्किल हालात थे। तो फाइनली ये हुआ कि उसको छोड़ने की शक्ति भी उसी चैनल से मिली। उसने ही हिम्मत दी कि कम्युनिटी के लिए अगर हम ईमानदारी से काम करते हैं तो कम्युनिटी भी आपका साथ देती है। दिस इज़ हाउ दिस द शूद्र एंड द न्यूज़ बीक वॉज बॉर्न। तो सर, इसी अगली कड़ी में अगर हम देखें, जैसे आपने बताया था कि आप अकेले शूद्र रिपोर्टर थे पूरे न्यूज़ रूम में, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि हमारे या फिर तो जो आपके दलित समाज के जो लोग हैं, वो अगर हम टॉप 100 की बात की जाए तो उसमें कहीं पर भी सम्मिलित नहीं होते हैं। तो वो एक ऐसा कुछ है कि वो सिस्टमेटिक तरीका है या कैसे क्या? क्योंकि जब हम बात करें टॉप 100 जर्नलिस्ट की, तो मुझे लगता है कि हमें हार्डली 2 या 3 जर्नलिस्ट मिलेंगे। नॉट ओनली इन जर्नलिज्म, इट ऑल्सो वर्क्स इन like Everywhere, law and every in every sector. field. Yes. So This is really, ironical situation for the, nation, not only for the community, but for the entire nation, because we are the largest population of this country. The Dalit Bahujan community, they are the largest in numbers. और उनकी नंबर से जब आप तुलना करोगे उनकी सक्सेस का, उनके ओनरशिप का, उनके मालिकाना हक का, तो आप देखोगे वो कहीं पे भी नहीं है। भारत के जितने मीडिया इंस्टीट्यूट हैं, जितने बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक भी किसी दलित आदमी के पास में नहीं है। ये अचानक से तो नहीं हो गया। ऐसा नहीं है कि अचानक से एक कम्युनिटी के लोग आगे निकल गए। ये जनरेशनल वेल्थ, जनरेशनल कैपिटल और इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन, उसकी वजह से ये संभव हुआ है। क्योंकि ये पूरा सिस्टम ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलती है, हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा मौके नहीं मिलते हैं। आप हाल के दिनों में आपने देखा होगा एक शार्क टैंक इंडिया नाम से एक शो आता है जिसमें बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं। वहाँ शार्क्स बैठे होते हैं, सब के सब सवर्ण हैं, और जो उसमें पार्टिसिपेंट्स भी आ रहे होते हैं, अगर आप उनके लास्ट नेम देखोगे या उनका कास्ट प्रोफाइल देखोगे तो आपको लगेगा कि वो सवर्णों का मेला चल रहा है। आप SC OBC समाज के एंटरप्रेन्योर्स को वहाँ नहीं देखते हैं जो वो कोई बिजनेस के लिए काम कर रहे हो। ऐसा लगता है कि इट्स अ क्लब ऑफ सवर्णा पीपल, दैट पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट एंड दे आर हैविंग गुड इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न्स एंड टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल कंडीशंस। तो ये इंस्टीट्यूशनल तरीका है। आप IIM जाएंगे, वहाँ पे आप देखो आपको रिजर्वेशन के नाम पे कितना आपको प्रताड़ित किया जाएगा। आप कहीं मीडिया स्कूल में जाएंगे, वहाँ आपको कितना प्रताड़ित किया जाएगा।
आपका रिजर्वेशन जहाँ पर एप्लीकेबल होगा उसको भी फुलफ़िल नहीं करेंगे, नॉट फाउंड सूटेबल कर देंगे, एनएफएस करके आपकी पोस्ट को जो है वो जनरल में कन्वर्ट कर देंगे। आप अगर दलित उद्यमी हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो आप लोन लेने जाइए। प्रधानमंत्री मोदी मुद्रा लोन का इतना उन्होंने जो है प्रचार किया और दलित बहुजन समाज को बहुत ये बातें बताई कि आप लोन लीजिए, बैंक में जाते हैं तो आपको बिना इंटरेस्ट के लोन मिलेगा। लेकिन आप जाके देखिए, वी हैव केस स्टडीज़, वी हैव पीपल, वी हैव टेस्टिमनीज जहाँ लोग बता रहे हैं कि उन्होंने सारे फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद भी बैंक ने लोन नहीं दिया। वो अमाउंट जो है बाद में पड़ा रहता है, वो उसका यूज़ किसी दूसरे काम में कर लिया जाता है। तो एक पूरी इंस्टीट्यूशनल तरीके की चीज़ें हैं इसमें, ये बाई चांस नहीं है, ये रैंडम नहीं है। आप उसमें पूरा एक पैटर्न देखेंगे कि कैसे एक पूरा समाज इस तरह से इंस्टीट्यूशनल तरीके से उसको डिज़ाइन ऐसा किया गया है कि वो इंक्लूसिव नहीं है, वो एक्सक्लूसिव है। मतलब आपको उस समाज के हिस्से होते हुए भी बाहर निकाल दिया जाएगा। अब आप कहीं पे जाइए, दिल्ली में चांदनी चौक जैसा इलाका है, आप देखिए किस तरह से एक ही कम्युनिटी के लोग जो हैं धंधा कर रहे हैं वहाँ पे। आप करोल बाग जाइए, आप जो हैं लाजपत नगर जाइए, आप दिल्ली के जो टॉप कमर्शियल साइट्स हैं वहाँ जाइए, सबके सब एक ही कम्युनिटी के कैसे हो गए? कुछ ही चंद जातियों के लोग वहाँ पर कैसे हो गए? तो आपके नेटवर्क्स, आपके कनेक्शंस, आपका बैकअप, आपके पास कैपिटल कितना है। अब जिसके जनरेशनल इस धंधे में लगी हुई हैं, वो पूरा उनके पास एक तरीके की सोशल कैपिटल होती है। आप कोई भी प्रोडक्ट बनाइए, आपका मामा उसका सप्लायर होगा, आपका फूफा उसका कोई डीलर होगा, तो आपके पास वो पूरी सोशल कैपिटल है जिसमें आप एक दूसरे को सपोर्ट करके स्थापित कर सकते हो। लेकिन दलित बहुजन समाज से आने वाले लोगों के पास में ये सोशल कैपिटल नहीं होती है। यही रीज़न है कि हमको इस पूरे इंस्टीट्यूशंस में से बाहर कर दिया जाता है। मीडिया भी इसमें अछूता नहीं है। हर मीडिया चैनल का मालिक एक ही जाति का व्यक्ति है। आप रिपोर्टर देखेंगे, एंकर्स देखेंगे, आप उसमें एडिटोरियल बोर्ड देखेंगे, आप मैनेजमेंट बोर्ड देखेंगे, आपको दलित ओबीसी ढूंढने को नहीं मिलेंगे। आप मतलब दूरबीन लेके ढूंढेंगे तब भी आपको दिखाई नहीं देंगे। तो ये अचानक से सारी मेरिट किस में? एक ही जाति के लोगों में मेरिट आ गई क्या? हम लोगों में मेरिट नहीं है। हम लोग क्या कॉम्पिटेंट नहीं है? क्योंकि आईएमसी जैसे इंस्टीट्यूशंस में जहाँ उसके 6 कैंपस है, जहाँ रिजर्वेशन लागू है, जहाँ हर साल 50-100 जर्नलिस्ट निकल रहे हैं SC ST OBC समाज के, वो कहाँ जा रहे हैं? वो मीडिया में क्यों गायब हो जाते हैं? वो कैसे अपना करियर स्विच कर लेते हैं? क्योंकि उनको मौके ही नहीं मिलते। आप मीडिया में जब भी आप देखेंगे, आप स्टोरी लेके जाइए, तुरंत गिरा देंगे। मैंने बहुत बार ऐसी स्टोरीज़ को जो है पिच किया है, अपने एडिटोरियल्स बोर्ड में उसका डिस्कशन किया है कि ये स्टोरी जो है दलित बहुजन समाज से जुड़ी हुई है, आप इस पे स्टोरी कीजिए। उसको रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपके लोग नहीं हैं वहाँ पर, और जहाँ आप नहीं हैं वहाँ आपकी कोई बात भी नहीं कर रहा। तो इंडियन न्यूज़ रूम्स मेरे नज़र में एक्सक्लूसिव कास्ट क्लब्स हैं। इट्स लाइक एन एक्सक्लूसिव कास्ट क्लब। जो अगर आप उस जाति के हैं तो आपको उसकी मेंबरशिप मिलती है, वरना आपको उसकी मेंबरशिप नहीं मिलेगी। उसमें फिर पर्क्स मिलेंगे, आपको मनचाही शिफ्ट मिलेगी, सैलरी मिलेगी, क्रेडिट मिलेगा, आपको बड़ा बना दिया जाएगा, आपको मनचाहा शो दे दिया जाएगा। यू विल गेट लॉट ऑफ पर्क्स इफ यू आर मेंबर ऑफ दैट एक्सक्लूसिव कास्ट क्लब। तो दलित बहुजन समाज के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। मतलब आई फील सो टेरिबल व्हेन आई रिमाइंड माई सेल्फ अबाउट माई डेज इन न्यूज़ रूम्स। इतने सारे कास्ट एक्सपीरियंसेस, इतनी सारी कास्ट की, मतलब आप देखेंगे इंडियन न्यूज़ रूम्स को तो तू चूड़े जैसा दिखता है, तू भंगी जैसा दिखता है, या क्या चमारों की तरह बैठता है। ये उनकी आम बोलचाल की भाषा है। आम बोलचाल की भाषा है ये। आपको मतलब अगर आपने किसी दिन ये पीली शर्ट पहन ली, कुछ कलरफुल कपड़ा पहन लिया, तो पता चलेगा आपका कलीग या आपकी कोई लेडी कलीग आके बोलेगी आपको, अरे ये क्या तुम भंगियों जैसे कपड़े पहन के आ गए हो। ये उनकी नॉर्मल बोलचाल की भाषा है जिसमें उनको कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगता। मैंने बहुत लोगों को ऐसे कन्फ्रंट किया है, और वो बहुत ही मतलब अपने आप को इतना मासूम सा बताते हैं कि अरे मेरा वो मतलब थोड़ा ही था, हमारे यहाँ तो ऐसे ही बोलते हैं, घर में ऐसे ही है, अगर तुम नहीं नहाए 2 दिन तो भंगी बोलती है मेरी माँ। ये दिस इज़ हाउ द न्यूज़ रूम ऑफ इंडियन मीडिया आर वर्किंग। द काइंड ऑफ पीपल विच आर रनिंग इंडियन न्यूज़ रूम्स आर सुपर एक्सट्रीमली कास्टिस्ट पीपल। आप उनकी अगर बातें सुन लें, मुझे याद है इंडिया न्यूज़ में हमारा एक रिसर्च डिपार्टमेंट में एक सक्सेना नाम का एक बंदा होता था। नहीं सर, हमारे यहाँ एक सुड्डू होता था कॉलेज में, प्रोफेसर, हम उसको पढ़ाने ही नहीं देते थे, हम उसको बहुत परेशान करते थे। अरे सर, व्हाट इज़ शुड्डू, व्हाट इज़ सुड्डू? ही सेड शेड्यूल कास्ट। ही वाज अ गाय फ्रॉम शेड्यूल कास्ट। सो दिस इज़ हाउ द इंटायर इंडियन न्यूज़ रूम इज़ फंक्शनिंग। तो उसमें आपको वो मौका मिलेगा नहीं, आपको वो बड़ा बनाएंगे नहीं। अब हम जो जर्नलिज्म कर रहे हैं,
अब भारत का जो न्यूज़ रूम है, जो मीडिया है, रूबिका लियाकत, सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, रजत शर्मा, इस तरह के जो लोग हैं, क्या वो जर्नलिज्म कर रहे हैं आज के दिन? वो किस तरह का जर्नलिज्म कर रहे हैं? नफ़रत फैलाने का, दंगाई बनाने का, लोगों को अंधभक्त बनाने का, उनके मुद्दों से ध्यान भटकाने का, उनकी परेशानियों के लिए उन्हें ही ज़िम्मेदार ठहरा देने का, और महामानव का महिमा गान करना, उनके बारे में तारीफ़ करते रहना और कुछ नहीं करना। ये पत्रकारिता है। हम जो कर रहे हैं, दैट इज़ रियल जर्नलिज्म। द कम्युनिटी मीडिया, द अम्बेडकराइट मीडिया इज़ द only media entity in India nowadays who is doing the real journalism, because they are talking about the real issues of people. आप देखिए, हमारा सड़क बनी कि नहीं बनी, हमारे लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स वैल्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनको ज़मीनें पट्टे की मिली थी, उस पर कोई कब्ज़ा करके बैठा है, वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये क्या मुद्दे नहीं होने चाहिए? मीडिया का क्या काम है? क्या मीडिया का काम है कि सिर्फ एक पार्टी की आप जो हैं माउथ पीस बन जाएं, उसका स्तुति गान करते रहें? चौथा खंबा बोला भाई, कैसे? ऐसे ही तो नहीं बोल दिया होगा हमारे विचारकों ने, महापुरुषों ने। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा खंबा बोला, और आपने वो अपना खंबा तो छोड़ो, बाकी को भी गिरा दिया पूरा। तो आप तो एकदम इतना दंडवत होके काम कर रहे हो। ये बहुत ही मतलब निराशाजनक है। आज जब हम देखते हैं कि मीडिया किस तरह से देश में नफ़रत फैला रहा है, मतलब हम घिन आती है उन लोगों के साथ। अब मुझे बताने में ये कभी प्राउड नहीं फील होगा कि मैं सुधीर चौधरी की टीम में काम कर चुका हूँ, मैं दीपक चौरसिया का शो लीड कर चुका हूँ। मुझे ये बताने में बिल्कुल खुशी नहीं होएगी, क्योंकि द काइंड ऑफ शिटी जर्नलिज्म द इंडियन मीडिया इज़ डूइंग, दैट इज़ वेरी टेरिबल, एक्सट्रीमली शेमफुल। ये लोग, हमारे जो भी लोग मीडिया में जाते हैं दलित बहुजन समाज से, उन्हें प्रताड़ित करते हैं, उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं, उन्हें टॉर्चर करते हैं, और अल्टीमेटली होता ये है कि हमारे लोग जर्नलिज़म से किनारा कर लेते हैं। वो या तो अपना यूट्यूब करेंगे या वो कोई दूसरा करियर स्विच कर लेंगे, क्योंकि वहाँ आपको बचाने वाला कोई नहीं होता। अकेले रहते हुए बहुत मुश्किल होती है, बहुत चैलेंजिंग होती है। नए जर्नलिस्ट जो नई पौधे की तरह तैयार होके आया है, उसको कोई इतनी ज़्यादा तपिश में डाल देगा तो वो कैसे वहाँ पर सर्वाइव करेगा? तो मुझे लगता है कि देर आर मल्टीपल रीजन्स कि हमारे लोग आज तक कोई इस तरह का नेशनल मीडिया या चीज़ें स्थापित नहीं कर पाए। सर, आपने जैसा बताया कि अब्यूजिंग बहुत सारी होती है, तो उसी से मेरे को अभी रिसेंटली याद आया सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट। जी, तो सर आप उसको ज़रा ठीक से हमें एक्सप्लेन कीजिए, मुझे लगता है कि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारा जजों के चरित्र को समझने के लिए कि जज कैसे होते हैं, उनका किरदार कैसा होता है, इसके लिए हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को देखना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर ने जजों के अपॉइंटमेंट को लेके कई तरह की टिप्पणियाँ की हैं। कई बार उन्होंने इसका जिक्र किया है कि एक जज के तौर पे एक व्यक्ति उतना ही बायस्ड हो सकता है जितना कि कोई अपराधी है, जितना कि कोई दुष्ट आदमी है, क्योंकि एक जज भी उसी समाज का है, वो जज भी उसी समाज से प्रभावित होता है, उसके भी अपने ओपिनियन होते हैं और उसको भी अलग अलग तरीके से प्रभावित किया जा सकता है। तो जज जो एक छवि होती थी कि पंच परमेश्वर में वो बड़ा है, जज तो सुप्रीम सी कोई पावर, सेक्रेड सी पावर होगी, ऐसा नहीं है। वो भी प्रभावित होता है बहुत सारी चीज़ों से। तो डॉक्टर अम्बेडकर का ये जो ओपिनियन है जजों के बारे में, मुझे लगता है कि इस तरह के केसेस में हमें उसको रेफ़र करना चाहिए कि भारत की जो न्याय प्रणाली है उसमें जिस तरह से जजों का अपॉइंटमेंट होता है, एक ही जाति के जज कैसे बन जाते हैं। आप इतने साल से हमारी अदालतें खड़ी हुई हैं, उनमें सब 99.9% लोग आपके ही, अचानक से कैसे? मतलब सारी मेरिट आप में ही है। तो इसमें कहीं ना कहीं जजों का अपना जातिगत पूर्वाग्रह भी सामने आते हैं कि वो उनके अंदर दिमाग में कहीं ना कहीं जाति को लेकर घृणा होती है कुछ जातियों के प्रति। कुछ जातियों को वो लोग पसंद नहीं करते, कुछ जातियों के लिए वो हमेशा इस तरह के फैसले देते हैं जो उनका नुकसान करे। हम सब ने देखा केरल हाई कोर्ट के जज ने कैसे बोला कि ब्राह्मण सबसे सुप्रीम होते हैं, वो 2 बार जन्म लेते हैं, एक बार उनका जनेऊ संस्कार होता है, एक बार गर्भ से पैदा होते हैं। तो वो तो केरल हाई कोर्ट के जज थे। हमने देखा राजस्थान हाई कोर्ट के जो शर्मा जज थे कि मोर के आंसू पी के मोरनी गर्भवती हो जाती है। ये आप उनकी मेरिट पे आप सवाल उठा सकते हैं आप, और ये तो जुडिशरी के ही बहुत सारे लोगों ने बताया है कि वहाँ कितना करप्शन होता है। हमें जस्टिस कर्णन को याद करना चाहिए, वो बताते हैं कि कैसे जुडिशरी में बैठे हुए लोग कितने करप्ट हैं।
अब जजों ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था ना कि आपातकाल लग गया है देश में, आपातकाल जैसी स्थिति हो गई है। तो इनका पूरा अगर आप आकलन करेंगे तब आप इस तरह के जजमेंट का फैसला ले सकते हैं। ताज़ा जजमेंट क्या है, वो कहता है कि अगर आपके साथ किसी बंद कमरे में कोई जाति सूचक आपको कोई गाली दे, आपके साथ कोई अभद्रता करे या किसी भी तरह का भेदभाव करे या कुछ हिंसा भी हो जाए, उसको हम SC/ST एक्ट में अपराध नहीं मानेंगे। अब आप और मैं यहाँ मेरे स्टूडियो में बैठे हैं, अगर आप सवर्ण हैं और मुझे आप गाली दें और यहाँ कोई और नहीं है सुनने वाला, तो जज साहब कह रहे हैं कि बाहर के किसी आदमी ने तो देखा ही नहीं, तो आपका अपमान कैसे हो गया। अब यही कोई उनसे सवाल पूछ ले कि जज साहब, आप अगर अपने चैम्बर में अकेले बैठे हो, कोई आपके चैम्बर में घुस के आपके साथ अभद्रता करे, कोई जूता मार दे आपको, क्या वो अपराध नहीं होगा? किसी ने तो देखा नहीं बाहर, किसी ने तो पता नहीं ना कि आपके ऊपर जूता चल गया, तो क्या आप उसको अपराध मानेंगे कि नहीं मानेंगे? किसी महिला के साथ में यौन अपराधी जो हैं, अब देखिए मतलब सेक्सुअली असोल्ट को, उसके परिभाषा को इतना विस्तार दिया गया कि आप किस नज़रिए से देख रहे हैं किसी महिला को, आपका लुक क्या है, आपका बॉडी टोन कैसा है, आप किस तरह की भाषा या किस तरह के लुक दे रहे हो, उसको भी यौन उत्पीड़न में शामिल किया हमारे नए कानूनों में। कि आपने किसी को घूरा है बहुत बुरी तरह से, उसको भी यौन अपराध में शामिल किया है, क्योंकि वो होता है, वो सच है। क्योंकि कोई आपको बहुत दूर से देखते हुए ही आपके साथ में अनकंफर्टेबल चीज़ें कर सकता है, वहीं से वो आपके साथ में कुछ अभद्रता कर सकता है। उसको आपके फिजिकल पास आने की ज़रूरत कई बार नहीं होती है। हमारी महिलाएं जानती हैं कि वो कहीं से ट्रैवल कर रही हैं, कहीं बस में बैठी हैं, तो कोई दूर सड़क पे खड़ा हुआ आदमी क्या इशारा कर देता है, निकलता हुआ बस में से कोई आदमी क्या इशारा कर देता है, तो क्या आप उसको अपराध नहीं मानेंगे? आप उसको ये बोल देंगे किसी ने तो देखा नहीं। जो घरों के अंदर जिस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, अब आप देखेंगे दलित बहुजन समाज के जो लोग हैं, अगर आप SC/ST एक्ट के तहत आप केस दर्ज करवाने जाते हैं, तो पुलिस थाने में लोग बोलते हैं कि कोई ऐसा गवाह लाओ जो आपका परिवार का ना हो, ब्लड रिलेशन वाला ना हो। अब आप मेरे घर में घुस जाएं, मेरे साथ मारपीट करें या मुझे गालियां दें, तो आपके अगर माँ बहन भाई बेटे बच्चे आपके साथ में हैं, आप उनको गवाह नहीं मान रहे हैं जो आई विटनेस हो किसी क्राइम के, तो फिर आप किसी हत्यारे के गवाह को कैसे गवाह मान लेते हैं? आप किसी चोरी के गवाह को कैसा गवाह मान लेते हैं कि इसने होते हुए देखी चोरी? जब एक व्यक्ति जिसके साथ हुआ, उसके परिवारों को आप कहते हो कि नहीं, ये नहीं गवाह दे सकते, ये इनकी बात नहीं मानी जाएगी, कोई और लेके आओ। जब हमारे साथ कोई उत्पीड़न होगा, कोई हमें इस तरह की भाषा या इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके जाति सूचक हमसे बात करेगा, क्या वो मुनादी करवाएगा कि आ जाओ, इधर आ जाओ, देखो मैं इसको क्या क्या बोलने वाला हूँ? अब जज साहब को जाके कोई चुपचाप से कान में कोई गाली दे दे, किसी ने नहीं सुना, क्या वो अपमान नहीं माना जाएगा? ये मैं हैरान हूँ। मतलब हमें कई बार मतलब बहुत ही तकलीफ होती है कि हम फिर जाएं कहाँ, किससे न्याय मांगे? जज हमारे अगर हितों की रक्षा नहीं करेंगे, अगर जज हमें न्याय नहीं देंगे, हम कहाँ जाएंगे? भारतीय संविधान ने हमें अधिकार दिए, कानून बनाया, आज वो जज जो हैं वहाँ से अगर हमारे इस तरह के जजमेंट आएंगे तो मनुवादी जातिवादी लोगों का और मनोबल बढ़ जाएगा। वो किसी के भी घर में घुसेंगे, मारपीट करेंगे। अब देखिए NCRB का डेटा है ना, अभी रिलीज़ हुआ है। अब देखिए 56,000 से ज़्यादा केसेस साल के दर्ज हो रहे हैं। एक साल में 1000 से ज़्यादा दलितों की मौत हो रही है। एक दिन में 11 से ज़्यादा दलित महिलाओं के साथ रेप हो रहा है। यौन हिंसा में देखेंगे 5000 महिलाओं के साथ यौन हिंसा हुई है दलितों की। बच्चियों के खिलाफ हिंसा बढ़ी है। हमने हाथरस का केस देखा, हमने उन्नाव का केस देखा। आपको क्या ये सब दिखता नहीं है? आपको क्या कभी इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि जो समाज सबसे ज़्यादा इस दरिंदगी से गुजर रहा है, उसको प्रोटेक्ट करने की बजाय आप इस तरह की टिप्पणियां करते हैं, कमेंट करते हैं? हमने सबने देखा सुप्रीम कोर्ट ने कैसे 2018 में SC/ST एक्ट को कमज़ोर करने की फैसला दिया था कि आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, पहले इन्वेस्टिगेशन करोगे, जबकि वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। आपने उसके बाद हमारे समाज को सड़कों पे आना पड़ा। करीब 12-13 लोग हमारे शहीद हो गए 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन में। तो ये हमको जान देनी पड़ रही है कानून को बचाने के लिए, जबकि उस कानून में न्याय की दर भी बहुत कम है। आप केस दर्ज करवाते करवाते, आप FIR करवाते करवाते आपका दम निकल जाएगा। पुलिस इतनी बेपरवाह होती है कि आपका केस तक दर्ज नहीं होती, आपको न्याय नहीं मिलता।
ऐसे माहौल में जब इतनी पीड़ा हम लोग झेल रहे हैं, क्या मैं किसी जज के पास जाऊं तो मुझे ये उम्मीद नहीं होनी चाहिए कि मुझे न्याय मिलेगा? एक पीड़ित व्यक्ति हमारे जुडिशियल सिस्टम पे कैसे भरोसा करेगा? ये जजों की, उनकी कहें कि ईमानदारी पर, उनकी प्रतिष्ठा पर भी सवाल है कि ये जुडिशरी, पहले लोग बोलते थे ना कि तेरे को मैं कोर्ट में देख लूँगा, अब हम कहाँ देखें, अब हम कहाँ जाएं? मैं इस फैसले से बहुत ज़्यादा आहत हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला ये है, क्योंकि हमने देखा है हमारे लोगों के साथ कितना उत्पीड़न होता है। पड़ोस में किसी गांव देहात में आप अपने मोहल्ले के अलावा कहीं घर नहीं खरीद सकते, आप प्लॉट खरीद के घर नहीं बना सकते, दूसरी जाति के आसपास के लोग बनाने नहीं देंगे। नैनीताल का वीडियो हमने सबने देखा था, जहाँ एक व्यक्ति ने पैसा देने के बाद में प्लॉट पे जब वो अपना कंस्ट्रक्शन करा था तो कैसे एक ब्राह्मण महिला ने उसको गालियाँ दी, आपको करने नहीं देता। तो ये कहना कि बंद कमरे में अपराध हो गया, वो अपराध नहीं है। तो कितने सारे बलात्कार के जो केसेस हैं वो तो बंद कमरों में ही हो रहे हैं, आप उसको अपराध नहीं मानेंगे क्या? चलती हुई गाड़ियों में बंद करके गाड़ी में अंदर कर रहे हैं, बाहर कोई थोड़ा देख रहा है, आप उसको अपराध नहीं मानोगे? ये मतलब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है, और मुझे लगता है कि इस पर रिव्यू पिटिशन वगैरह फाइल करनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को इसमें सुधार करना चाहिए। SC/ST एक्ट हमारे लिए, हमारे वजूद के लिए बहुत ज़रूरी है। ये कानून होते हुए जब हमारे खिलाफ इतने अपराध हो रहे हैं, डिस्पाइट हैविंग शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटीज़ ऑफ प्रिवेंशन एक्ट, 50-55 हज़ार से ज़्यादा मामले सालाना दर्ज होते हैं। कितने ऐसे मामले जिनको तो कोर्ट या थाने की दहलीज से वापस कर दिया जाता है, वो तो दर्ज भी नहीं होते। ये अगर कानून ना हो तो तब हमारा क्या हाल होगा? तब हमारे को कौन प्रोटेक्शन देगा? तो ये हमारी इसीलिए हमारे लोगों ने जान दी ना 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन में, कि ये कानून हमको चाहिए, हमको प्रोटेक्शन चाहिए। लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग, जुडिशरी में बैठे हुए लोग लगातार इस कानून को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो दलित बहुजन समाज के लिए अच्छी बात नहीं है, उनके लिए अच्छा संकेत नहीं है। सो सर, आपने बताया कि रिसेंट जजमेंट, अभी मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि कास्टिज़म जो है वो किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हुआ है? लाइक पहले जो है पानी पीने, वो मेरे को लगता है अभी केस नहीं है, लेकिन अगर हम देखें तो आजकल कास्टिज़म दूसरी तरीके से है, तो आज उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। देखो, कास्टिज़म मतलब दुनिया में अगर आप देखोगे कि दुनिया में जितनी भी तरह की प्रथाएं थी, चाहे वो दास प्रथा हो, इंसानों की खरीद फरोख्त करके जब स्लेवरी में ट्रेड होता था, स्लेव ट्रेड होता था, नस्लवाद हो, रंग के आधार पर भेदभाव करना, इस तरह के तमाम जो प्रथाएं थी वो ख़त्म हो गई हैं। अभी भी काफ़ी उनका प्रचलन है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन बहुत सुधार आया उनमें, बहुत बदलाव आया और काफ़ी हद तक चीज़ें ख़त्म हो गई। लेकिन भारत के आप जातिवाद को देखोगे हिस्टोरिकली, ये कभी नहीं ख़त्म हुआ, ये और ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है, ये और मकड़ी की जाल की तरफ फैलता जा रहा है। तो भारत का जो जातिवाद है ये पूरी दुनिया में इकलौता एक इंस्टीट्यूशनल वे ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। इट हैज़ अ डिग्रेडेड system of caste which is divided based on your birth and controlled and maintained by the privileged one. वो इसको कभी ख़त्म भी नहीं होना देना चाहते, क्योंकि उनके पास बहुत प्रिविलेज है, बहुत एंजॉय करते हैं वो उस प्रिविलेज को। अब वो एक ज़माने में फिज़िकल अनटचेबिलिटी चलती थी ना, आपको हाथ नहीं लगाना, आपकी परछाई से दूर रहना, आपको कुएं से पानी ना देना। आज भी ये तमाम अपराध होते हैं फिज़िकल अनटचेबिलिटी के, लेकिन अब एक नई तरह की अनटचेबिलिटी है जिसे हम लोग मेंटल अनटचेबिलिटी कहते हैं, जिसमें आप मानसिक तौर पे किसी व्यक्ति के साथ जुड़ाव महसूस नहीं करते, उसको अप्रिशिएट नहीं करते, उसको एक्सेप्ट नहीं करते। ये इसका एक एग्जाम्पल आप डॉक्टर्स को देख सकते हैं। जितने भी शेड्यूल कास्ट के डॉक्टर्स होंगे, शेड्यूल ट्राइब के डॉक्टर्स होंगे, उनको बोला जाएगा ये तो पेट में कैंची छोड़ देते हैं, ये तो ऑपरेशन सक्सेस नहीं कर सकते। जबकि भारत की जो एम्स में जो टॉप सर्जन्स हैं आज के दिन, जिन्होंने बड़े बड़े नेताओं के सर्जन किए हैं, सर्जरी की हैं, दलित समाज के हैं। टॉप हार्ट जो ऑपरेशन करने वाले सर्जन हैं वो दलित समाज से हैं। किडनी के बेस्ट सर्जन जो हैं एम्स के, वो दलित समाज से हैं। ये लोगों ने अपनी मेहनत से इतनी मुकाम हासिल करने के बाद भी जाति का सामना करना पड़ रहा है। आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि इनका टैलेंट रियल है, ये डिज़र्व करते हैं। तो ये भी तो अनटचेबिलिटी है, ये भी तो मेंटल अनटचेबिलिटी है। अब आपका काम चलता नहीं है कई बार, क्योंकि आप एक जगह अगर काम कर रहे हो ऑफिस में, तो आपको रोज़ मिलना भी पड़ेगा, साथ में हो सकता है लंच भी करें।
आपके यार दोस्त भी होंगे जो आपके साथ में बैठ के खाना खाएंगे, लेकिन खाते हुए कभी कभी कह देंगे कि देखो हम जाति को नहीं मानते, हम तो तुम्हारे साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। क्या ये अनटचेबिलिटी नहीं है? हैं, ये अनटचेबिलिटी नहीं है? आप किस तरह का व्यवहार कर रहे हो? तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी स्टिल एग्जिस्ट इन इंडिया। ये इसका मतलब एक इस तरह की इच्छाधारी प्रथा है ये, जो हर समय पे रूप बदल लेती है, अपना चरित्र बदल लेती है, अपना स्वरूप बदल लेती है, और वो जिंदा रहती है, वो ख़त्म नहीं होती। मतलब हैरानी की बात है कि इतने हज़ारों साल में जाति ख़त्म ही नहीं हुई। हमें लगा था कि संविधान जब लागू हो जाएगा, लोगों को समान अवसर मिलेंगे, तो हिंदुओं में सुधार होगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्धिज़्म को अपनाने से पहले भी ये बात बोली कि मैं वेट करता हूँ कि ये सुधर जाएं। बाद में जब उन्होंने बुद्धिज़्म को अपनाया तो यही तो बोला कि मैंने वेट किया था ये सुधर जाएंगे, लेकिन हिंदू धर्म में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। ये जाति व्यवस्था को नहीं छोड़ेंगे, जाति के बिना इनका कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि एक ब्राह्मण तभी ब्राह्मण है ना जब उसके नीचे कोई चूड़ा चमार भंगी वाल्मीकि कार कोहार कोई है। अगर वो नहीं है तो वो किस बात का ब्राह्मण? एक बनिया किससे बड़ा? वो दलित ओबीसी से बड़ा? एक ठाकुर किससे बड़ा? एक क्षत्रिय किससे बड़ा? ये आप अगर उस ग्रेडेड डिस्क्रिमिनेशन पे नहीं आप सोसाइटी को रखोगे तो आपका बड़ा होने का कोई मतलब नहीं है। अगर सब बराबर होगे तो फिर आपका कोई बड़ा छोटा नहीं होगा ना। तो खून में इनके जाति मिली हुई है, जाति इसी तरह से काम करती है। बहुत तरह की अनटचेबिलिटी है। आप मतलब नॉट ओनली इन इंडिया बट आप विदेश भी जाएंगे, आप वहाँ पे भी देखेंगे। मैं अभी पिछले कुछ दिनों यूएस, कनाडा और दुबई की यात्रा पे था। तो यूएस में हम एक किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया, उसके बाद मैं वॉशरूम गया तो वहाँ एक साथी थे। उन्होंने मुझसे पूछा वहाँ पे कि देख के कि अरे आप तो इंडियन लग रहे हो। मैंने कहा हाँ मैं इंडिया से हूँ। बोले कहाँ से हो? मैंने कहा वैसे हरियाणा से हूँ लेकिन दिल्ली में रहता हूँ। तो बोले हरियाणा से हो तो फिर आप तो जाट हो गया, हमारे भाई हो, जाट हो। तो वहाँ 7 समंदर पार जाने के बाद में, इतने 1000 किलोमीटर का ट्रैवल करने के बाद में, तब भी आपकी जाति जो है, आपको वीज़ा चाहिए उधर जाने के लिए, लेकिन जाति को वीज़ा नहीं चाहिए। अब वो आपके जहाज़ में कॉकपिट में बैठ के आराम से जाती है आपके साथ में। तो ये एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं भारतीयों के साथ में, जो जाति को लेके अलग तरह के सैडिस्ट प्लेजर में हैं। मतलब समटाइम आई फील कि यार ये मतलब क्या हो रहा है? जो नए बच्चे होंगे, नए जो जनरेशन्स होंगी, चलो पुराने दादा परदादा उनके वो चौकड़ी मार के बैठते थे, दलितों को पिटवाते थे, वो काम कर रहे होते थे, वो उनका हल जोत रहे होते थे, उनकी लकड़ियाँ काट रहे होते थे, और ये लोग मज़े से बैठ के उन पे हुक्म चलाते थे, हंटर चलाते थे। चलो ठीक है, उस समय उनको से डिस्प्लेजर होगा। लेकिन आज की जनरेशन को क्या हो गया? आप देखिए गाड़ियों पे नाम देखिए, कैसे कैसे जाति के नाम लेके, नेम प्लेट लेके अपने कहीं पे जाते हैं तो उस जाति को लेके किस तरह की बयानबाजी करते हैं, कितना गर्व महसूस करते हैं उस पर। हाल ही में हमने देखा एक कोई ब्राह्मण लड़की है ट्विटर पे, वो बोलती है कि ब्राह्मण जीन्स होते हैं, ब्राह्मण्स हैव द बेस्ट जीन्स, इनकी बॉडी और इनकी जो मेंटल कैपेसिटी है वो सबसे अच्छी होती है, सबसे अच्छे जीन्स ब्राह्मण्स के होते हैं। तो कैन यू बिलीव दिस? मतलब आज के दौर में आप जब दुनिया चांद पर जा रही है, जब इतनी तरक्की कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती अपनी जातीय पहचान को? आप इतना गर्व के साथ में, आप इतना उसके साथ में चीज़ें जोड़ देते हैं। भाई आप गर्व महसूस कर रहे हैं तो किसी को तो छोटा महसूस कराओगे ना। आप किससे बड़ा दिखना चाहते हो? जो आपको लगता है कि आपके नीचे हैं, बिकॉज यू डोंट बिलीव इन इक्वालिटी। आप समानता में यकीन नहीं करते। अगर आप समानता में यकीन करते तो आपको समझ में आता कि ये भेदभाव की जो प्रथा है ये ठीक नहीं है। ये हमारे स्कूल में बच्चों को मटका छूने पे मार दिया गया, हम सब ने देखा। हमारा दर्शन सोलंकी बच्चा 7वीं 8वीं मंजिल से कूद गया आईआईटी बॉम्बे में। हमारी बच्ची पायल तड़वी, वो अपने समाज की पहली डॉक्टर थी, आदिवासी समाज से आती थी। हमारे डॉक्टर रोहित वेमुला और डेल्टा मेघवाल, हमारे ये बच्चे, इनकी किस तरह से हत्याएं हो रही हैं सांस्थानिक तरीके से। क्या ये अनटचेबिलिटी का परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है? हमारा जितने भी जुडिशरी में बैठे हुए लोग हैं वो इस तरह की जजमेंट हमारे को दे रहे हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी, दिस इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दैट यू आर पासिंग सच जजमेंट्स अगेंस्ट द दलित कम्युनिटीज़। तो मुझे लगता है कि ये अभी भी एग्जिस्ट करता है और इसको ख़त्म होने में अभी बहुत लंबा वक्त लगेगा। भारत के लोग ज़्यादा उतना सुधार उनमें नहीं आया है। डेफिनेटली कुछ लोगों में सुधार आया है, बहुत लोगों में मतलब हमें उनकी भी तारीफ़ करनी चाहिए जो इस व्यवस्था को छोड़ रहे हैं। और हम यही तो कह रहे हैं, मतलब फील इक्वल। वी आर नॉट आस्किंग फॉर सेपरेट स्टेट, वी आर नॉट आस्किंग फॉर समथिंग डिफरेंट। हम तो ये कह रहे हैं कि जस्ट ट्रीट मी इक्वल, डोंट बिहेव लाइक दिस। हमको इक्वल
मौका दो, हम अपने आप कर लेंगे, हमें आपकी मेहनत या आपकी एहसान की कोई ज़रूरत नहीं है, हम खुद अपना रास्ता बना लेंगे, जस्ट ट्रीट अस इक्वल। अब इसमें भी मतलब लोगों को इतनी दिक्कत है। सर मैं यहाँ पर आना चाहूँगा कि जैसे अगर हम रिजर्वेशन को ही देखते हैं, हम्म, कुछ लोग बोलते हैं कि रिजर्वेशन तो, जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें टीना डाबी का हम्म, और उनकी सिस्टर और उनके पेरेंट्स जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, तो लोग बोलते हैं कि इनको रिजर्वेशन अब क्यों मिल रहा है। हम्म, और ये काफ़ी बारीक क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे लगता है कि रिजर्वेशन जो है वो इकोनॉमिक स्टेटस का पाबंद नहीं है। रिजर्वेशन जो है वो काफ़ी बड़ी चीज़ है और मतलब काफ़ी बड़े इशू को सॉल्व कर रहा है। तो मुझे लगता है आप उसको ठीक से समझाइए। देखो, भारत का जब संविधान बना तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और तमाम जो संविधान सभा के सदस्य थे, सब ने ये राय मशवरा करके ये फैसला लिया कि भारत में जो जातिवाद है वो पैसा आने के बाद में नहीं ख़त्म होता है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाती है तब भी आपको कोई गुंजाइश नहीं है कि आपके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होगा। तो संवैधानिक तौर पर हमें जो आरक्षण मिला वो हमारी जातिगत सिचुएशन की वजह से मिला, कि हमारी समाज में जाति व्यवस्था में हम किस तरह की पीड़ाओं से गुजर रहे हैं, हम कितना पीछे छूट गए हैं। उसमें आर्थिक आधार पर आरक्षण का कोई संवैधानिक अनुच्छेद नहीं था। भारत सरकार ने संविधान संशोधन करके ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दिया। ये सरकार को संविधान बदलना पड़ा उसके लिए, संविधान में वो चीज़ नहीं थी। लेकिन लोग समझते हैं कि अगर आप अमीर बन जाते हैं तो आपके साथ जो है जातिवाद नहीं होगा। अब टीना डाबी तो आईएएस हैं, उनके जो सेकंड हस्बैंड हैं वो भी आईएएस हैं। गाली रोज़ पड़ती है कि नहीं पड़ती उनको जाति की वजह से? उनकी ट्रोलिंग जाति की वजह से हो रही है कि नहीं? हमारे नेताओं में हमारी बहन जी कम अमीर हैं क्या? आर्थिक स्थिति संपन्न है ना उनकी, बहुत अच्छे घर में रहती हैं, बहुत अच्छा उनका लाइफस्टाइल है। क्या उनको गालियाँ पड़नी बंद हो गई? हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे, जब वो दलित बैकग्राउंड से थे ना, पुष्कर के मंदिर में नहीं घुसने दिया ना। पुरी जगन्नाथ मंदिर में ब्राह्मणों ने ऐसे झप्पी लगा के हाथ से हाथ मिला के उनको बाहर निकाल दिया, गर्भगृह में नहीं दाखिल होने दिया ना। हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को खोजखास के जगन्नाथ मंदिर में अंदर गर्भगृह में नहीं जाने दिया ना। पंडित ने बोल दिया ना इंटरव्यू में कि नहीं, वो तो आदिवासी महिला, उनको कैसे जाने देंगे। ये क्या आर्थिक स्थिति होने से सुधर जाता है? लोगों में ये बहुत ही पागलपन है, ये उनका दिमाग में इतना कचरा है, उनको लगता है कि पैसा अगर मिल गया तो आपकी स्थिति बेहतर हो जाती है। ऐसा नहीं है भाई। पैसा हम ठीक कंडीशन में हैं, हम रेंट दे सकते हैं, हम काम कर सकते हैं। आप नोएडा में जाइए, आप बताइए मेरा नाम सुमित जाटव है, आप बताइए मेरा नाम सुमित वाल्मीकि, और आप घर लेके दिखा दो मुझे नोएडा, दिल्ली, एनसीआर पे, मैं मान जाऊँ आपको। आप जो भी सवर्ण ऐसा सोचता है, मैं तो कहता हूँ कि किसी दिन बस अपने नाम के साथ ये लगा लो। तुम अपने नाम के साथ में, तुम्हारा नाम संतोष है तो तुम संतोष शर्मा की जगह, संतोष जो है कपूर की जगह, संतोष गोयल की जगह आप लिखो संतोष जाटव, संतोष वाल्मीकि, संतोष कोयरी। आप जाके एक बार जाके किसी भी बड़े अपार्टमेंट में, मोहल्लों में, साउथ दिल्ली में चले जाओ, मालवीय नगर चले जाओ, लक्ष्मी नगर चले जाओ, दिल्ली नोएडा के किसी इलाके में चले जाओ, और आप मेरे को एक अपार्टमेंट लेके दिखा दो, मैं मान जाऊँ आपको कि जातिवाद नहीं होता है। तो ये दिमाग की उपज है इनकी, इसका कोई पैमाना नहीं है। ये आपको सिर्फ नीचा दिखाने की कोशिश है। अब टीना डाबी को रिजर्वेशन क्यों मिल रहा है? टीना डाबी ने रिजर्वेशन लिया ही नहीं। टीना डाबी का सिलेक्शन मेरिट लिस्ट से जनरल कैटेगरी में हुआ है। शी वॉज नॉट ऑप्टेड थ्रू द जर्नलिज्म, आई एम सॉरी, रिजर्वेशन। तो टीना डाबी वॉज सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ हर मेरिट इन जनरल कैटेगरी, शी वॉज नॉट बेनिफिशियरी ऑफ द रिजर्वेशन। आप उनका जब नंबर देखेंगे, उनका जो मेरिट लिस्ट का जो नंबर था, वो मेरिट लिस्ट में जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट हुई हैं। एक महिला जो टॉप किया, जिसने यूपीएससी के एग्ज़ाम को, आईएएस बन गई, जिसने रिजर्वेशन का फ़ायदा लिया भी नहीं है, उसको ये लोग ताना दे रहे हैं कि तुम कोटे वाली हो, तुम्हारे में मेरिट नहीं है, तुमको कब तक मलाई चाहिए, तुम मलाई खाते रहोगे। शर्म नहीं आती? फैक्ट तो चेक कर लो। हम बोलते हैं अरे राष्ट्रपति के बेटे को रिजर्वेशन मिलता है, कोई अगर फॉर्म निकला है उसमें उसके बेटे को फीस में छूट मिल जाएगी, हम चाहे कितने ही गरीब हो, हमारे को नहीं मिलेगी। हवा में बातें करना बहुत अच्छा है, आपको बड़ा मज़ा आता है ये सब करने में। हमारे देश में कितने राष्ट्रपति दलित हुए हैं? 2, सिर्फ 2 ही हुए हैं, है ना। 2 का एक भी बच्चा आईएएस नहीं है, एक भी बच्चा आईपीएस नहीं है। हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं, उनका कोई भी बच्चा नहीं है। कहाँ रिजर्वेशन ले लिया उन्होंने? आप जो रिजर्वेशन सदियों से ले रहे हो, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य,
शूद्र का बेटा शूद्र, इससे बड़ा रिजर्वेशन देखा है कहीं? इससे बड़ा जन्मजात आरक्षण कुछ हो सकता है क्या? आप किसी भी बड़े बड़े तीर्थ स्थान मंदिरों में चले जाइए, आप सदियों से आप उसके मालिक बन के बैठे हुए हैं, तिजोरी पर आपका कब्जा है, आपने पूरे मंदिरों को जन्मजात अपना बपोती बना लिया है। उस रिजर्वेशन की बात नहीं होती। वो रिजर्वेशन खराब नहीं है क्या? आप कोई एग्ज़ाम लेते हैं उसके लिए, पंडित बनने के लिए, पुजारी बनने के लिए आप कोई परीक्षा लेते हैं? ऑल इंडिया यूपीएससी टाइप कोई एग्ज़ाम होता है, आप करा लीजिए, हो सकता है हमारे लोग आपसे टॉप कर जाएं, उसमें भी बेटर कर जाएं। तब आप बना लोगे क्या ब्राह्मण? आप, अगर आपको ब्राह्मण होना, अगर ये कहते हैं कि ब्राह्मणों के पास ज्ञान है, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से बड़ा ज्ञानी कौन था उस समय? उनसे ज़्यादा एजुकेशनली क्वालिफाइड व्यक्ति भारत में तो एक भी नहीं था। उनको ब्राह्मण मान लिया था क्या आपने? उनको तो रहने के लिए घर नहीं मिला, उनको पानी पीने के लिए उनके स्टाफ ने अलाउ नहीं किया। जब एक व्यक्ति अगर ज्ञान की ही सीमा पर आप आते हैं कि ज्ञान होना चाहिए, तो हमारी शैलजा पाइक जो हमारी अभी ग्रांट जीनियस अवार्ड मिला उसको, 7-8 करोड़ रुपया का प्राइज़ यूएस ने दिया उसको, वो उसका जो बुद्धि है, आईक्यू है, वो इतना तेज़ है कि किसी का नहीं है अभी दुनिया में। उसको जीनियस ग्रांट अवार्ड मिला है, आपने मान लिया कि वो ब्राह्मण है। अगर आप वही देखना चाहते हैं तो आपकी जो पूरी सोच है वो इतनी जाति से ग्रसित है कि आपको हर जगह फिर फ्लोज दिखते हैं। रिजर्वेशन कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है भाई, वो आपको गरीब से अमीर नहीं बनाता है। इट्स नॉट अ पुअर्टी एरेडिकेशन प्रोग्राम। यू गेट सो मेनी पर्क्स फॉर सच काइंड ऑफ प्लानिंग्स, जिसमें आपको आटा दाल चावल राशन 5 किलो आप दे रहे हो, आप EWS को स्कॉलरशिप्स दे रहे हो, आपका घर नहीं है तो घर बनाने के लिए भी सरकार कुछ पैसे देती है, बच्ची की शादी होती है तो उसके लिए भी कुछ ग्रांट सरकार देती है, सुकन्या समृद्धि योजना है बच्चियों के लिए, ऐसी बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, वो आपको फ़ायदा मिलता है, उससे आपको दिक्कत नहीं हो रही है। आपको लगता है कि ये रिजर्वेशन इनको क्यों मिल रहा है? भाई रिजर्वेशन तो हमारे को भागीदारी की गारंटी है ना, कि जब देश चलाएंगे, देश बनेगा, देश के निर्माण में हमारा भी योगदान होगा। अगर आप रिजर्वेशन नहीं देंगे तो आप किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं? रिजर्वेशन हमारा हक है। रिजर्वेशन को अगर नहीं होता तो आज हमारे पास एक अच्छा दलित मध्यम वर्ग नहीं होता। दलितों की स्थिति में जो बदलाव आज दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन की वजह से है। हमें उसको समझना चाहिए। राष्ट्र निर्माण की एक बड़ी जिम्मेदारी है। इस देश को अगर आप विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, हमारे भारत देश को आप वर्ल्ड सुपर पावर बनाना चाहते हैं, तो बिना दलित बहुजन समाज की भागीदारी के नहीं बन सकता। आपके ज़माने में जब एक छत्र राज था आपका, तो राजा रजवाड़े जब आते थे, मुगल उगल हमला करते थे, तो क्या करते थे? अपनी बहन बेटी का रिश्ता करते थे ना उनके साथ में। क्या करते थे? सब हार जाते थे, वो लेके जाते थे कि हम आपके साथ में रिश्तेदार बनना चाहते हैं, बहन बेटियों को गिफ्ट कर देते थे लोग। आप में कितनी ताकत थी? तब तो एक ही कौम लड़ सकती थी। आज एक ही कौम के पास इतने व्यापारिक गतिविधियां हैं, आपकी कौन सी बड़ी कंपनियों ने पूरी दुनिया में झंडे गाड़ दिए? कितने आविष्कार आपने कर लिए? उस पर आपकी कोई सोच नहीं है। आप मेरे आसपास अगर आप देखेंगे, अभी चीज़ों को आप गिनवाएं, आप सिंगल एक चीज़ नहीं बता सकते जो भारत में इन्वेंट हुई हो। आप किसी, मेरी घड़ी को, मेरे कोट को, मेरे इस माइक को, मेरे कैमरा को, मेरे लेंस को, मेरी लाइट्स को, हमारा AC चल रहा है, हमारे कंप्यूटर चल रहे हैं, एक चीज़ आप बताओ मुझे आसपास जो आप बोलें कि भारत ने अभी इन्वेंट करके बनाया है। तो आपकी बुद्धि, आपकी मेरिट कहाँ गई? आप ये मेरिट के नाम पे हमारे लोगों को ताने देते हो, और आपके जो लोग हैं वो किस तरह की मेरिट के साथ काम कर रहे हैं? चाटुकारिता करके, दलाली करके, देश का सारा पैसा लेके भाग गए लोग, वो है मेरिट? कोई दलित बहुजन समाज का व्यक्ति आज तक भगोड़ा घोषित हुआ है, भारत से हजारों करोड़ रुपए लेके चला गया हो? वो कैसे मिल जा रहा है? जो आपको जन्मजात वो फ़ायदे मिल रहे हैं, जो आरक्षण का आपको बेनिफिट मिल रहा है, आप उस पर कभी सवाल नहीं उठाते। अब आप कहते हो हमने थोड़ा ही कुछ जातिवाद किया है, तो आपके बाप दादाओं ने किया, उसकी जिम्मेदारी तो ले लो। बोलेंगे हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो फिर वो बाप दादा की बनाई हुई संपत्ति, प्रॉपर्टी का प्रिविलेज कैसे एंजॉय कर रहे हो भाई? वो हवेली में कैसे जाते हो? आ जाओ जौनपुर हवेली में, मिर्ज़ापुर आ जाओ, आपको थार में घुमाएंगे खेतों में। अरे भाई, वो प्रिविलेज भी तो तुम एंजॉय कर रहे हो। वो तो जाति की वजह से है ना, वरना आप एक ऐसा तुच्छ व्यक्ति जिसमें कोई योग्यता नहीं होती, जो सिर्फ जाति की वजह से लोग उसके पैर छू रहे हैं। ये आरक्षण नहीं है क्या?
इस आरक्षण की बात क्यों नहीं होती? आरक्षण की वजह से मौके मिलते हैं। आपके सामने जो व्यक्ति बैठा है सुमित चौहान, वो एक चपरासी दलित महिला का बेटा है। मेरे पिता को पहली बार रिजर्वेशन का फ़ायदा मिला था चपरासी की नौकरी पे। आज उनका बेटा विदेश घूमता है, अच्छी जगह काम कर रहा है, लोगों के साथ बात करता है। ये अगर रिजर्वेशन नहीं मिलता मेरे बाप को, तो मेरे दादा तो जूता बनाते थे चमड़ा छील के, मैं भी शायद वही काम कर रहा होता, किसी फैक्ट्री में काम कर रहा होता। तो रिजर्वेशन इज ए जेंटल पुश, एंड ये आपको मौका देता है। हम देश को कैसा बनाना चाहते हैं? मुझे कभी कभी हैरानी होती है, आप देश में कैसे लोग बनाना चाहते हो जो बीमार हों, कुपोषित हों, जो टैक्स ना देते हों, बेरोज़गार हों, और उनकी हेल्थ केयर पे बहुत पैसा खर्च हो, बेचारों को संभालने में ही, ज़िंदा रखने में ही बहुत मुश्किल हो। या आप एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जहाँ सबके पास रोज़गार हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, बीमा हो, जिसकी सुविधाएं हों, वो इंडस्ट्री में टॉप कर रहा हो, वो टैक्स अच्छा पे करता हो, तभी तो हमारा देश तरक्की करेगा। आप हमारे देश को जो है कैसा बनाना चाहते हैं, इस पर भी आपको मंथन करना चाहिए। मुझे लगता है जो व्यक्ति रिजर्वेशन का विरोध करता है वो देशद्रोही है, वो एंटी नेशनल है, क्योंकि रिजर्वेशन देश के निर्माण की प्रक्रिया है, देश को बनाने की प्रक्रिया है। देश में जितने भी बड़े काम हुए हैं, रिजर्वेशन ने सब में इम्पैक्टफुल लोगों को दिया है। आप सबको इसरो की याद होगा ना, जो चंद्रयान मिशन गए, मंगलयान मिशन के, उनका चीफ कौन था? ओबीसी समाज का आदमी था। रिजर्वेशन नहीं होता तो बन पाते क्या? आज जितने बड़े बड़े काम हो रहे हैं उसमें सबसे बड़ी भूमिकाएं हमारे लोगों की हैं। रेलवे में तो स्टडी हुई बाकायदा ना, कि रेलवे में रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट होने के बाद क्या उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, उनका कामकाज बढ़ा है। रिसर्च है, आप रिसर्च को गूगल करके डालिए, आपको पता चलेगा कि रिजर्वेशन से जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो तो ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि उनको तो ये भी साइकोलॉजिकल प्रेशर है ना कि तुम ताने दोगे कि तुमको तो कुछ आता नहीं, तुम तो मेरिट वाले नहीं हो। तो मुझे लगता है लोगों को सुधरना चाहिए। रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपका रिजर्वेशन अच्छा, हमारा ख़राब, कैसे कैसे? ईडब्ल्यूएस का तो विरोध नहीं करते। ईडब्ल्यूएस जो एक तरीके का भ्रष्टाचार है, वो करप्ट है, वो मतलब आरक्षण में सबसे बड़ा घोटाला है वो। कोई स्टडी नहीं, कोई रिसर्च नहीं कि गरीब कौन है और उठा के आपने सवर्णों को एक मुश्त 10% दे दिया। वो तो अच्छा है, उसमें कोई कमी नहीं है। लोग जो बहुत पैसे वाले हैं, अपने घर परिवार के नाम संपत्ति करके फेक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा के आईएएस यूपीएससी का आईपीएस बने हुए हैं, वो सही है। आपका सब कुछ सही और हमारा सब कुछ खराब। ये तो मुझे लगता है कि दोगलापन है, इससे ज़्यादा तो आप में कुछ बात है नहीं। आपको सुधरना चाहिए इस बारे में। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं देखूं, और अम्बेडकराइट समाज में भी, जैसे हम जो दलित समाज में देखते हैं कि अम्बेडकर को कुछ लोग मतलब कि फॉलो करते हैं, बट मुझे लगता है कि वो लोग उनको बस फॉलो करते हैं और उनको समझते नहीं हैं। और सेम गोज़ टू बुद्धिज़्म। अगर हम बात करें आपके बुद्ध धर्म में जो भिक्षु लोग हैं, वो एक तरीके से अनदर पोंगा पंडित बन चुके हैं। उस पर अगर आप कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे। देखो, अम्बेडकरिज्म का कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। देयर इज़ नो सच लिमिटेड डेफिनेशन ऑफ अम्बेडकरिज्म। अम्बेडकरिज्म मतलब कभी इतिहासकारों ने या जो विचारक लोग थे, स्कॉलर्स थे, उन्होंने नहीं बनाया अम्बेडकरवाद। अम्बेडकरवाद हमारे आम लोगों ने, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपना मसीहा मानते हैं, उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, उन लोगों ने अम्बेडकरवाद जैसा ये जो पूरा सिस्टम है ये तैयार किया है। तो अम्बेडकरवाद जनता की भावना है। अम्बेडकरवाद के अलग अलग मायने हैं। मेरी माँ के लिए अम्बेडकरवाद अलग है, मेरे लिए अम्बेडकरवाद अलग है, आपके लिए हो सकता है अम्बेडकरवाद कुछ अलग हो। सबकी परिभाषाएं अलग होती हैं। कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं दी है, बाबा साहब ने भी नहीं लिखा उस बारे में। सबके अपने अपने। अब मेरी माँ जो 70 साल से 60 साल से सुबह उठ के अगरबत्ती जलाने की उनको आदत है, उनकी इतनी ट्रेनिंग हुई है, अभी उनको बोलो कि हिंदुओं की पूजा नहीं करनी है, देवी देवताओं की, तो वो हो सकता है कि वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति के सामने अगरबत्ती जला दें, वो तथागत बुद्ध की मूर्ति के सामने अगरबत्ती जला दें, क्योंकि शायद उनका सोचने का, उनकी लिमिटेशन उतनी ही है, उनका दायरा उतना ही है ना। हर व्यक्ति की अपनी सीमा है। पेरियार ने इस बारे में ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि एक नास्तिक व्यक्ति जो है वही बन सकता है जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होगा।
जो साधारण बुद्धि के लोग हैं वो नास्तिक नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि आपको सवाल करना पड़ेगा, और सवाल वो करेगा जिसके पास बुद्धि होगी, जिसमें रैशनैलिटी होगी, जिसमें तार्किकता होगी। जो व्यक्ति सवाल करेगा और उसके जब सवालों के जवाब उसको नहीं मिलेंगे तब वो नास्तिक बनेगा। तो सामान्य जनमानस, आम जनमानस से ये उम्मीद करें कि सब नास्तिक बन जाएं, ये संभव नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। रहा सवाल आपके जो आप बात बोल रहे हैं कि अम्बेडकरवाद को और बुद्धिज़्म को लोग उस तरह से सिर्फ ऊपर ऊपर से सतही तौर पर जानते हैं। एक तो उसमें पाखंड है। बहुत सारे लोगों ने तथागत बुद्ध को ईश्वर की श्रेणी में खड़ा करके उनकी पूजा पाठ और पूरा उसी तरह के कर्मकांड चल रहे हैं। भारत में मतलब दुनिया के अलग अलग मुल्कों में भी आप बुद्धिस्ट मुल्कों में देखेंगे, तिब्बतन बुद्धिज़्म को देखेंगे तो वो प्रॉपर एक उसी तरह का आपको दिखेगा कि ज़्यादा फ़र्क आपको दिखता नहीं है। तथागत बुद्ध ने हमेशा ये बात कही कि ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तथागत बुद्ध खुद नास्तिक व्यक्ति थे। उन्होंने ईश्वर की कल्पना सिरे से खारिज की। उन्होंने बोला बी योर ओन लाइट, फाइंड वट एवर इन साइड यू, यू हैव टू लुक इन साइड, यू डोंट नीड टू लुक आउटसाइड फॉर लाइट, बी योर ओन लाइट। अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब बुद्धिज़्म अपनाते हैं तो वो उस पर एक पूरा आर्टिकल लिखते हैं कि मैंने क्यों चुना। वो कहते हैं कि दुनिया में जितने धर्म हैं सारे धर्मों के मसीहा बोलते हैं कि हम सबसे बड़े हैं, अब है ना, ईसा मसीह भी सबसे बड़े, पैगंबर मोहम्मद भी इस्लाम में सबसे बड़े, सब जो है आखिरी कोई भी पैगंबर उनका हुआ तो बोल के कि यही जो लास्ट उन्होंने बोल दिया वो चेंज नहीं हो सकता। बाइबल में अभी भी छप के आता ना, धरती तो चपटी है, जबकि साबित हो गया कि नहीं है, अब तो बदल दो। लेकिन नहीं, ईश्वर की वाणी है, वेदों में जो लिखा हुआ है वो नहीं बदला जा सकता। बाबा साहब कहते हैं कि बुद्ध ये कहते हैं, तथागत बुद्ध इकलौते व्यक्ति ऐसे जो कहते हैं कि मैं मुक्तिदाता नहीं हूँ, मैं मार्गदाता हूँ, मैं तुमको रास्ता दिखाऊंगा, मैं मुक्ति का वादा नहीं करता, दुनिया में स्वर्ग और नर्क की कोई कल्पना नहीं है। मना करते हैं वो, ये सब नहीं करना, ये कुछ है नहीं। बुद्धिज़्म इज़ अ वे ऑफ लाइफ विद रैशनैलिटी, जस्ट नॉट मेयरली अ रिलीजन। हम इसको धर्म नहीं बोलते, हम इसको धम्म बोलते हैं। धम्मा इज़ अ वे ऑफ लाइफ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इतने बड़े स्कॉलर जिन्होंने बहुत पढ़ लिख के बुद्धिज़्म को अपनाया कि मैं कैसे धर्म को मानता हूँ जो न्याय, समता और बंधुता सिखाता है, तो हमें उनके रास्ते पे चलना था। लेकिन हमने वो अपना लिया दूसरा कि अब जो है वो भोग भी लगाओ दूध से भी स्नान करा दो। तो मुझे लगता है कि उससे थोड़ा बाज आना चाहिए, क्योंकि हमारे जो बुद्धिज़्म के जो पैमाने हैं, जो हमारा तरीका है, वो मानवता का पाठ सिखाता है, वो रैशनैलिटी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण सिखाता है। बुद्ध ने कहा, पूरी दुनिया की धार्मिक किताबों में ये बातें जो लिखी हुई हैं वो लोग कहते हैं कि इसको चैलेंज ही नहीं किया जा सकता। बाइबल में, कुरान में जो लिखा है आप चैलेंज करोगे तो हो सकता है आपको मार दिया जाए, आप नहीं कर सकते। किसी भी धर्म ग्रंथ में कोई लिखा है आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, लोग अलाउ नहीं करते। बुद्धा कहते हैं कि कोई बात मैंने बोली है इसलिए मत मानो, अपना दिमाग लगाओ, और तुम्हें लगे कि ये बात सही है तो मानो, और समय के साथ तुम्हें उसमें कुछ बदलाव करना है वो भी करो। ये आज़ादी किसी धर्म में नहीं है, किसी धर्म में नहीं है। आप गुरु ग्रंथ साहिब में जाएंगे, आप गीता, बाइबल, किसी भी कुरान में किसी भी टेक्स्ट में आप जाएंगे, जो उसमें लिखा हुआ है यू कैन नॉट चेंज इट, बट बुद्धा गिव्स यू दैट फ्रीडम कि इफ़ यू वांट टू चेंज एंड यू अप्लाई योर रैशनल, गो विद द रैशनैलिटी, एंड इफ़ यू बिलीव, इफ़ यू आर कन्विंस्ड इनफ, देन फॉलो इट। ये बातें हमारे भंतों को समझनी चाहिए थी, हमारे जो लोग थे उनको समझ में आनी चाहिए थी कि आपने अगर एक को पाखंड कहा है तो अगर आप उसी रास्ते पे जाओगे तो काम कैसे चलेगा। जो बुद्ध विहार बने थे, जो भिक्षु संघ बने थे, उनका तो बुद्धा ने तो ये बोला ना कि यू कैन नॉट स्टे, आप 2-3 दिन से ज़्यादा रुक नहीं सकते। बुद्धा की जो टीचिंग है, उन्होंने बोला आप किसी गांव में 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुक सकते, और आप गांव में 2 जने भी नहीं जाएंगे, एक एक जाएगा। क्योंकि जितना आप ज़्यादा चलोगे, जितना आप लोगों से ज़्यादा मिलोगे, उतने लोगों को आप धम्म का पाठ सिखाओगे, इंसानियत का सद्बुद्धि दोगे। तो उनकी टीचिंग तो ये थी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने वो अब अपने संग बना के और वो उसमें बैठ गए हैं और वहीं से उनका पूरा चल रहा है। तो बुद्धा तो हमेशा गतिमान रहने की बात करते हैं, खुद तो वो कभी रुके ही नहीं ना। वर्षा ऋतु में थोड़ा रुकते थे वो,
क्योंकि बारिश दलदली हो जाती थी, ज़मीनें पानी भर जाता था। नहीं तो वो पूरा साल वॉक करते रहते थे, पूरा साल वो पैदल चलते रहते थे, लोगों से मिलते थे, ज्ञान देते थे। तो ये आपको उनके रास्ते को फॉलो करना है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो रास्ता है वो आपको एक ही चीज़ सिखाता है, समानता। आपको चाहे कोई किसी जाति का व्यक्ति है, कोई किसी लिंग का व्यक्ति है, किसी की भाषा क्या है, कोई क्या उड़ता पहनता है, कोई क्या खाता है, किसी के रंग कैसे हैं, आप उसके आधार पर उसको भेदभाव मत करो, आप समानता में यकीन करो। यही बात हमारे भगवान बुद्ध भी कह रहे हैं। इन रास्तों पे चलने की ज़रूरत है। पाखंड से हमारा भला नहीं होगा। अगर आप वही पाखंड, मतलब अगर मैं ब्राह्मण के पैर पड़ रहा हूँ और अभी मैं किसी भंते के पैर पड़ने के लिए मजबूर हूँ, वो मुझे उसमें कोई बदलाव नज़र नहीं आता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भंते जब उनसे मिलने जाते थे तो कुर्सी पे ऐसे साथ में बिठाते थे, खुद भी बैठते थे, नीचे थोड़े ही बैठते थे वो उनके। हमारे भंतों की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, हम उनको बहुत रिस्पेक्ट करें। आई ट्रूली एडमायर दैट कि हमारे भंतों का आप रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि वो धम के काम में लगे हुए हैं और हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। लेकिन उनको वो ब्राह्मण का स्थान वैसा ही दे दो, आप उनको उसी तरह से मानने लगो, उसी तरह की वो दंडवत प्रणाम करो और पूरी पाखंड में चले जाओ। थोड़े दिन में हो सकता है वो झाड़ा भी लगाने लगें, है ना, वो मोर के पंख जो लेके घूमते हैं वो भी काम शुरू कर दें। तो मुझे लगता है ये सही रास्ता नहीं है। ये तथागत बुद्ध की विचारों पर आप नहीं चल रहे हैं, आप बाबा साहब के विचारों को आप नहीं मान रहे हैं। उसमें थोड़ा सुधार होना चाहिए, पाखंड से बचना चाहिए। लेकिन मैं इस बात को रेखांकित ज़रूर करूँगा कि हर व्यक्ति के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति अलग सम्मान है, उनका अम्बेडकरवाद अलग है। मतलब कोई महाराष्ट्र में मैं कई बार महिलाओं से मिलता हूँ, पुरानी बहुत बूढ़ी महिलाएं हैं, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की किताबें खरीद रही होती हैं कि मैं अपने बच्चों को दूंगी, बाबा साहब की गीत गा रही होती हैं, उनको भगवान की तरह उनका दर्जा देके उनको पूजा करती हैं। तो उनका सम्मान का अलग तरीका है ना। लेकिन जो व्यक्ति समझदार हो गए हैं, अब उनको समझ आने लगा है, उनको ये पाखंड से बाज आना चाहिए। नहीं तो हमारे बच्चे भी अगर वो मूर्ति के सामने खड़े होकर बोलें कि मुझे पास करा दो, तो आप उनको क्या सिखा रहे हो भाई? आप एक वैज्ञानिक धर्म को मानने वाले लोग हो, आप पाखंड में अगर फंसोगे तो आपका नुकसान होगा, धर्म भी कमज़ोर होगा उससे। अभी मैं एक अलग ही नज़रिए पे आता हूँ कि जैसे कि मैं रिसर्चर हूँ और मेरा फील्ड जो है कास्ट पर ही मेरा रिसर्च है। तो मेरे सामने एक केस आया जिसमें कि एक फैमिली है, वो आते तो दलित समाज से हैं, वो शहर में शिफ्ट हुए, काफ़ी अच्छी नौकरी थी। उन्होंने अपने बच्चों को ये कराया कि वो लोग जनरल से ही हैं, मतलब कि इस सिस्टम से निकलने के लिए। तो सीन ये होता है कि वो लोग जब बच्चे स्कूल जाते हैं और उनके साथी लोग वो समझते हैं कि वो जनरल ही हैं, और ऐसा होता है कि एक टाइम पर वो बच्चे जो कुछ शूद्र बच्चे थे उनको डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे। ओह अच्छा। और जब ये बच्चे अपने घर पर जाते हैं और पिताजी को बोलते हैं कि आज ऐसा हुआ, मतलब कि फैमिली में उन्होंने जाके बताया, सो द पेरेंट्स गॉट स्टक, लाइक भाई हमने तुम्हें इस चीज़ से इसलिए अलग रखा था कि तुम उस चक्र का पार्ट ना बनो, कि तुम्हें वो दंश झेलना ना पड़े। अब तुम ही वो विलन बन गए जो समाज को प्रताड़ित कर रहा है। तो वहाँ पर फिर उनका डिसेंसिटाइजेशन हुआ और मुझे लगता है कि बच्चों को भी काफ़ी बुरा लगा होगा। सो मुझे लगता है कि एक ये भी केस है, तो मुझे लगता है कि आपको भी ऐसा कुछ सिनेरियो मिला होगा। देखो, मैं इसको थोड़ा अलग नज़रिए से भी देखता हूँ। कास्ट इज स्टिग्मा, एक धब्बा है आपके ऊपर, एक पीड़ा है। जब आपकी जाति का जिक्र होगा भारत के, अगर आप समाज में पले बड़े हो, तो बहुत कम ऐसे दलित होंगे जिन्होंने जीवन में जातिवाद का सामना नहीं किया होगा, चाहे वो किसी भी पोस्ट में। वरना आप देखेंगे बाय एंड लार्ज अराउंड 100% ऑफ दलित वुड एवर हैव टू गो थ्रू द कास्ट एक्सपीरियंस इन देयर लाइफ। वो करना ही पड़ेगा, होता ही है हमारे देश में, आपको बता दिया जाता है। मतलब ये अगर कोई भारत में कोई व्यक्ति ये कहे कि उसको नहीं पता उसकी जाति क्या है और वो जाति को नहीं मानता, तो 100% वो व्यक्ति सवर्ण है, वो दलित नहीं हो सकता। क्योंकि किसी भी दलित व्यक्ति को उसका समाज खुद ही बता देगा, उसके आसपास के लोग खुद ही बता देंगे कि तुम हो क्या, तुम्हारी औकात क्या है, वो बचपन से ही आपको एहसास करा दिया जाएगा। तो कई बार इस स्टिग्मा से बचने के लिए, इस पीड़ा से बचने के लिए हमारे लोग जाति छुपाते हैं और
वो जाति छुपाने के कई सारे कारण हैं, क्योंकि हमें डर है कि हमें आगे चल के कितनी बुरी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। हमें हो सकता है कहीं मकान ना मिले, हमें हो सकता है कहीं नौकरी ना मिले, हमें हो सकता है कि कहीं एडमिशन ना मिले। हमने सब ने देखा कि जेएनयू में जिन दलित बहुजन समाज, SC ST OBC समाज के बच्चों को रिटर्न में बहुत अच्छे नंबर आए थे, वाइवा में उनको 2 नंबर 3 नंबर दिए गए। हमने सब ने देखा सफदरजंग अस्पताल में दिल्ली में जब हमारे दलित समाज के बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, पेपर दिया, सबको फेल कर दिया गया। उसके बाद वो आई गेस मुंगेकर कमेटी है, वो कमेटी बनी, उसमें सारे बच्चे पास हो गए हमारे जिनको फेल किया था। कोर्ट ने वो स्वतंत्र जांच कराई, सारे बच्चे पास हो गए, उनको फेल कर दिया गया था। तो हमारे लोगों को कदम कदम पर जातिवाद का सामना करना पड़ता है। तो कई बार आप उस पीड़ा से बचना चाहते हो कि यार बहुत हो गया, और ख़ासकर बच्चों के मामले में आप बहुत इमोशनल होते हो। आपको लगता है कि यार बच्चे को ये सब ना झेलना पड़े। मैं मतलब मेरी बेटी है, अभी बहुत छोटी है, मैंने उसको ज़िया अम्बेडकर नाम दिया है। तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आ रहा था कि मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का टाइटल उनको दे रहा हूँ, तो कल को उसको कितना जातिवाद का सामना करना पड़ेगा, उसके साथ कितना कई बार स्थिति हो सकती है कि उसके विपरीत चली जाए, उसके मौक़ों को छीन लिया जाए, उनके अवसरों को किसी और को दे दिया जाए। ये सच्चाई है, हम सब उस पीड़ा से गुज़रते हैं। तो कई बार हमारे बच्चे इस चीज़ को ना झेलें, इसलिए पेरेंट्स छुपाते हैं। अब मुझे चौहान टाइटल किस लिए मिला है? मैं तो चौहान मतलब हमारे घर वालों ने हो सकता है वो बचने के लिए ही लगाया हो। अब ये जो जाटव सरनेम है, ये ऐसे ही तो शुरू हुआ। लोगों ने जाटव इस्तेमाल किया कि वो चमार से अलग आइडेंटिटी लेके चलें। वाल्मीकि के जो अलग अलग कास्ट थी, उन्होंने अलग अलग टाइटल लगाना शुरू कर दिया। तो कई बार उसको बचने की कोशिश के तौर पे भी देखना चाहिए कि वो क्या उस जातिवाद से बचना चाहते हैं। लेकिन मेरा जो अनुभव है व्यक्तिगत तौर पे, मेरा अनुभव इस विषय में ये है कि जब आप अपनी जातीय पहचान को लेके कंफर्टेबल नहीं होते हो, तब आप हमेशा डरे रहते हो, आपको बहुत डर लगता है। आप हमेशा रिजर्वेशन पर चर्चा करने से बचोगे, आप हमेशा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेने से बचोगे, आप उनकी जयंती नहीं मनाओगे, आप बुद्ध पूर्णिमा नहीं मनाओगे, आप हमेशा डरे रहोगे क्योंकि आपके पड़ोसी देख रहे होंगे। आप घर में बाबा साहब की तस्वीर नहीं लगाओगे, अपने बच्चों को नहीं बताओगे उनके बारे में, हमारे समाज के लोगों से मिलोगे जुलोगे नहीं, डर के रहोगे। तो ये आपको तय करना है कि आप डर के रहना चाहते हो या सम्मान से, स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हो। मैं इस बात को ज़रूर मानता हूँ कि जाति से बचने के लिए हमारे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को एक अलग पहचान देना चाहते हैं। उसमें उनकी ममता भी है और उसमें उनकी चालाकी भी है, उसमें वो बचने के लिए कोशिश भी करते हैं। कुछ लोग शायद ऐसे भी हैं जो समाज से कोई ताल्लुक़ भी नहीं रखते, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा समाज के लोग कितने मर रहे हैं। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जर्नलिज़म में ही जो दलित बैकग्राउंड से थे, और उनके स्पाउसेस जो हैं वो IIT से हैं या किसी IIM से पढ़े हुए हैं, अच्छी नौकरी कर रहे हैं, बट दे डेयर नॉट टू टॉक अबाउट बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, नेवर एवर। दे खूब बियर पियो, दारू पियो, पार्टी में जाओ, सब अच्छी, दे आर हैविंग बेस्ट लाइफ, बट नॉट टॉकिंग अबाउट बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर। ऐसे लोग भी हैं जो इस तरह के काम करते हैं, जो समाज को भूल गए हैं या जो समाज के साथ कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहते, जिसको हम नो मोर दलित सिंड्रोम कहते हैं। इफ़ यू आर एट अ गुड पोजिशन समडे इन योर लाइफ, यू से ओ आई एम नो मोर दलित नाउ, I have like good connection with people, I sit with different people, I have dinner with some upper caste people, and you feel that kind of pleasure when you behave like this. तो एक तो वो मानसिकता है। अगर वो मानसिकता है तो देखो फिर हमारा आपसे कोई लेना देना ही नहीं भाई। फिर आप जो हैं मतलब फिर आपको क्या समझाएं जब आपने तय कर लिया है कि आपको दलित रहना ही नहीं है। लेकिन भारत की जाति व्यवस्था ऐसे नहीं चलती। आप कह सकते हो कि आप जाति को नहीं मानते, लेकिन सामने वाला तो पूछेगा आपसे, वो आपको एहसास कराएगा, और जिस दिन उसको पता चल गया उसका व्यवहार बदल जाएगा आपके प्रति। वो जिन भी दोस्तों को आप बहुत अच्छा अपना दोस्त मानते हैं, ज़रा आप रिजर्वेशन पे बहस करके देख लीजिए, ज़रा अपने मुद्दों पर समाज के बारे में बहस करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। उनकी भाषा को देख लीजिए, आपके समाज के बारे में किस तरह की भाषा है उनके घरों में जाके देख लीजिए। मैं 10वीं क्लास में था, मैं अपने पड़ोस के किसी गांव में गया ऐसे ही कॉपी किताब लेने किसी दोस्त के। वो ब्राह्मण था। उस घर में जहाँ मैं बैठा खाट पे, उस पूरे खाट को, कमरे को उन्होंने गंगा जल से धोया। ये उस लड़के ने ही मुझे बाद में बताया, इज़ अ गुड फ्रेंड, अभी वो इंडियन एयरफोर्स में काम करता है, बट उसकी फैमिली ने ये किया। तो इन
एक्सपीरियंसेस से बचने के लिए कई बार लोग जाति को छुपाते हैं, हमें उसको मतलब मैं उसके प्रति सेंसिटिव हूँ कि मे बी यू फील दैट यू नीड टू डू इट फॉर योर बेबी, यू नीड टू डू इट फॉर योर चिल्ड्रंस एंड दैट इज़ टोटली फाइन बिकॉज आप उस पीड़ा से नहीं गुजरना चाहते। लेकिन मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि अपने बच्चों को सिर्फ ये कह देना कि नहीं अब हम तो ये हैं, वो काफ़ी नहीं है। आपको अपने बच्चों को कास्ट सेंसिटाइज करना ही पड़ेगा। आपको अपने बच्चों की जाति को लेकर उनकी जो डर है, अपनी जातीय पहचान को लेकर जो अनकंफर्टेबिलिटी है, समटाइम वो आपके मेंटल हेल्थ को ख़राब कर देती है। आपको लगने लगता है शायद आप में ही कोई कमी है। आप अगर दलित बैकग्राउंड से आते हैं और आपको बार बार ये ताना दिया जाए कि तुम तो ख़राब हो, तुम तो गंदे हो, तुमको कुछ आता जाता नहीं है, तुम ये काम नहीं कर सकते हो, बार बार किसी को बोला रहे तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे में टैलेंट नहीं है, मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती है लोगों की। और कुछ लोग उसको शायद मान लेंगे कि नहीं होगा, ये चीज़ ऐसी ही होगी, या दलित होना ही कोई गुनाह है और गुनहगार मैं ही हूँ। ये विचार जो हैं ये ख़तरनाक है। हमें अपने बच्चों को कास्ट आइडेंटिटी के बारे में बताना चाहिए। हमें अपने बच्चों को कास्ट के प्रति कंफर्टेबल करना चाहिए दैट इफ़ यू आर ए दलित देयर इज़ नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। हमें उनको जाति की शर्मिंदगी से बचाना है कि वो शर्मिंदा ना हो, चमार होने पे, भंगी होने पे, लोहार होने पे। उन्हें शर्म नहीं आनी चाहिए। उन्हें पता हो कि ये जाति व्यवस्था हमने नहीं बनाई है, हम इस जाति व्यवस्था के विक्टिम हैं। जो सबसे ज़्यादा प्रिविलेज एंजॉय कर रहा है, डोमिनेंट कास्ट ग्रुप, वो उसके लिए जिम्मेदार हैं जिन्होंने ये कैंसर जैसी बीमारी हमारे समाज में फैला दी। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। वी आर द विक्टिम ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को ये समझाएं, क्योंकि जब वो स्कूल कॉलेज जाते हैं उनके साथ अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो कई बार हमारे बच्चे जो हैं वो गलत कदम उठा लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, या उनकी पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो जाती है या करियर ख़राब हो जाता है। तो अगर हम उनको ये बताएंगे कि ये सिस्टम कैसे काम करता है और इसमें आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। हम जब मतलब मैं अपना एग्जांपल आपको दूं तो शुरू में हमें भी लग रहा था कि यार मतलब ये था कि कोई पूछेगा तो बता देंगे, नहीं पूछेगा तो किसको बताएं, मतलब क्यों बताएं हम। वो आता ही है कि नहीं ठीक है, किसी ने पूछ लिया तो बता देंगे, नहीं तो छोड़ो। वो आप भी उससे बचना चाहते हो, उस पीड़ा से, उस स्टिग्मा से आप बचना चाहते हो, लेकिन उसमें डर बहुत रहता है। मैं अपने ही अनुभव से बता रहा हूँ आपको कि आप डरते हो, लेकिन जिस दिन आपने उसको एक्सेप्ट किया, यू आर द मोस्ट कॉन्फिडेंट पर्सन इन द कंट्री। यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। आप अपने लेगेसी को देखोगे, आप अपने पुरखों की संघर्ष को देखोगे। हमारे गुरु रविदास महाराज, क्या संघर्ष था उनका जीवन। हमारे कबीर दास महाराज कितना संघर्ष कर रहे थे जाति को तोड़ के, हैं। हमारे मतलब गुरुओं ने इतनी मेहनत करी है, इतना अच्छा उन्होंने काम किया है, और वो भी तब जब इतना मुश्किल माहौल था। हमारी सावित्री माई, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, नांगेली, स्वामी अच्युतानंद, काशीराम साहब, पेरियार साहब, इतने सैकड़ों हमारे पुरखे हैं जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया। जब आप उनके जीवन को पढ़ोगे ना, बहुत प्राउड फील होता है। उनके स्ट्रगल से आप इंस्पायर होते हो और ये तय करते हो कि अब हमें किसी भी सिचुएशन में झुकना नहीं है। तो वो कॉन्फिडेंस अगर आपको चाहिए, then get comfortable with your caste identity. You should not be ashamed of your caste identity. You are not the creator. You are the victim of the shitty system in the world known as caste. तो मुझे लगता है कि आप अपने बच्चों को सिखाओ, बताओ, इससे पहले कि कोई उन्हें जाति का ताना दे, आप उनको बताओ कि जाति क्या होती है, सेंसिबल तरीके से बताओ। और ये कहना कि तुम जनरल हो और वो उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाए, तो इससे बड़ी विपदा क्या होगी। जो मतलब पीड़ित व्यक्ति है वो दूसरे पे पीड़ा करने लगे, उससे मतलब ख़राब स्थिति क्या होएगी। सो एंड ऑफ द स्टोरी वॉज कि पेरेंट्स ने उनको सेंसिटाइज किया अच्छे से और उनको गिल्टी फील हुआ। फिर उन लोगों ने जो बच्चे जिनके साथ वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे उनको भी सॉरी बोला, और फिर जो उनके बैचमेट्स थे जिनके साथ वो कर रहे थे उनसे भी उनकी थोड़ी अनबन हुई, बट एट द लास्ट वो लोग समझ गए। They understood. That's good. So it was a happy ending, but still, so it was quite a experience for me. Means like मैंने जब सुना, अब हम थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। Okay. जैसा कि हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि सारा जो प्रबुद्ध समाज है, जो सारे के सारे जनरल समाज है, वो केवल अपोज में ही है।
कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पॉजिटिव करना चाहते हैं। अगर हम बात करें, डॉक्टर अंबेडकर ने जो एनालिसिस ऑफ कास्ट में जो रेजोल्यूशन दिया था, कि जो रेमेडी दी थी कि इंटर कास्ट कैन बी ए सॉल्यूशन फॉर द इक्वलिटी इन द दैट्स वन ऑफ द सोसाइटी, सॉल्यूशन, या वन ऑफ द सॉल्यूशन। सो मुझे लगता है कि इंटर कास्ट के बारे में आप क्या बोलते हैं, और इसके साथ साथ उन लोगों के बारे में भी बताइए जो पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं और वो सॉरी फील करते हैं जो भी उन्होंने, उनके पुरखों ने किया। देखो, मैं ज़रूर इस बात को एडमायर करूँगा कि देयर आर गुड पीपल ऑल्सो। मैं सभी जातियों में अच्छे लोग हैं, मैं इस बात को मानता हूँ, और उनमें काफ़ी सुधार भी हो रहा है। जितनी उम्मीद थी, जितनी तेज़ी से सुधार होना चाहिए था, उतना नहीं हुआ, जो कि दुख की बात है। लेकिन वहाँ पे भी कुछ अच्छे लोग हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की टीम में भी बहुत सारे अच्छे लोग थे जिन्होंने ये समझा कि न्याय का रास्ता क्या है, समानता का रास्ता क्या है। जो व्यक्ति ये बात समझता है कि हर व्यक्ति बराबर है, उसके साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते, जाति जैसी बुरी चीज़ पर प्राउड नहीं कर सकते, मुझे लगता है वो जाति को ख़त्म करने के लिए साथ आएगा, वो इस लड़ाई में साथ जुड़ेगा, और उसको हमें स्वागत करना चाहिए। इस बात को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन मेरे कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं इस बारे में। मेरा ये मानना है कि जो भी सवर्ण ये कहते हैं कि वो जाति को नहीं मानते और वो जाति को ख़त्म करना चाहते हैं, उन्हें विद इन सवर्ण कम्युनिटी कास्ट सेंसिटाइजेशन चलाना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि जो इस तरह के प्रोग्रेसिव लोग हैं वो दलितों के ही मंच पर आके वही बातें बताते रहते हैं। तो दलित तो ऑलरेडी कन्विंस हैं कि जात पात नहीं करना है आपको कन्विंस करने की ज़रूरत उधर है। तो जो बीमार होता है उसको इंजेक्शन लगाने की, गोली देने की ज़रूरत है। जो बीमार नहीं है या जिसकी एंटीबॉडी बन गई है, इम्यून हो गया है जो व्यक्ति, उसको आपको आके नहीं समझाना चाहिए। अगर आप वाकई में एंटी कास्ट अलाय हैं, then do work, do some kind of initiative within your caste, within your social circle. You need to convince them that doing that kind of discrimination is not appreciated. That's a crime. You cannot behave like this. You have to treat everybody equal. You need to teach them. Why are you coming again and again to us like Gandhi? What he was doing, he was just going to the Dalit bastis and telling them that caste is bad. Are we already know that caste is a bad thing? We don't believe in caste, brother. You need to go to your own people, go and teach them equality. Go and teach them that how a good human being should behave. That is my observation about these so-called progressive people. Because we appreciate that. Come and join us in anti-caste movement. But start from your home. Start from your own community, make positive change there and come to us. We will definitely welcome you. दूसरी चीज़, आप उस पूरे इंटेलेक्चुअल फील्ड में आप वक्ता और हम आपके लिए ताली बजाने वाले हैं। क्या वो अलाय है? उस पर भी मेरा सवाल है कि आप मंच पर आप सारी जगह मत घेरो, हमारे को बैठने दो अभी ना। वी कैन टेल आवर ओन स्टोरीज बेटर देन यू. Nobody can tell my story better than I. So if I have the story, if I have that kind of experiences, I'll share it. तो आप मेरे ऊपर किताब लिख के महान बन जाओ, आप मेरे पे डॉक्यूमेंट्री बना के अवार्ड ले लो, दैट्स गुड, अच्छी बात है। लेकिन मैं कहाँ हूँ उसमें मेरा समाज कहाँ है उसमें? हमारी स्टोरी हम बता रहे हैं ना भाई, उसको भी एक्सेप्ट कर लो। तो आई अप्रिशिएट कि अच्छे लोग हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो अदर देन दलित कम्युनिटीज़ के हैं। वी हैव लाइक गुड टाइम। बट मुझे ये पता है कि वो जाति रिजर्वेशन का सवाल आते ही वो अपने ही लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं नहीं आर्थिक, वैसे तो ठीक है लेकिन आर्थिक आधार पे होना चाहिए। तो कभी कभी वो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि समझ भी उनकी कई बार सतही होती है कास्ट को लेके, वो सुविधानुसार होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रोग्रेसिव बने। बद्री नारायण तिवारी इज़ ए परफेक्ट एग्जाम्पल। बद्री नारायण जो है उसने हमेशा तिवारी टाइटल लगाया नहीं, कांशीराम साहब पे किताब लिखी, दलितों में बहुत फेमस हुए, बहुत सारे लाभ मिले, बहुत सारे पद पाए, बहुत कुछ मज़े किए। मोदी आए तो बद्रीनाथ तिवारी हो गए, अब शायद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वहाँ के कुलपति बना दिए किसी इंस्टीट्यूट के। तो आप उस समय सुविधानुसार तरीके से आएंगे, पीयूष मिश्रा आएंगे और एक तरफ पे चांद होगा, एक तरफ पे रोटियाँ, एंड देन आप आके जो है बन जाएंगे हिंदुत्व का चेहरा। अनुपम खेर जैसे लोग आएंगे फिर हिंदुत्व। तो आप कैसे सुविधा अनुसार शिफ्ट होते हैं,
वो भी ठीक नहीं है। हमको भी चीज़ें दिखती हैं, हमको भी चीज़ें समझ में आती हैं, बट येस देर आर गुड पीपल, वी शुड अप्रिशिएट देम। और हर किसी को गाली देना ठीक नहीं है। आप बोले कि सारे ब्राह्मण खराब हैं, सारे क्षत्रिय खराब हैं, नहीं। वीपी सिंह तो ठाकुर ही थे ना, जिन्होंने ओबीसी समाज को रिजर्वेशन दिया। अर्जुन सिंह तो नहीं थे ना, उधर ही थे ना। ज्योतिबा फुले तो ओबीसी समाज के व्यक्ति थे, तो दलित नहीं थे ना। पेरियार साहब तो ओबीसी थे। आज हमारा समाज उनका कितना इज्जत करता है, कितनी प्यार मोहब्बत उनसे करता है। राहुल संस्कृतायन तो ब्राह्मण थे ना, वो तो नहीं हमारे समाज के व्यक्ति थे, लेकिन उनका कितना सम्मान है। तो हम दलितों को ये बात समझनी चाहिए कि जो एंटी कास्ट आदमी आ रहा है या जो जाति की दीवार को तोड़ने में मददगार है, उसका वेलकम करना चाहिए। लेकिन मैं ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं पे डालता हूँ, सवर्णों पे ही। क्या आप अगर एंटी कास्ट लाए हैं तो ड्राइविंग सीट पे हमें बैठने दो, आप पीछे वाली सीट पे बैठ जाओ। आप इस मोमेंट को नहीं लीड करो, हमको करने दो अभी थोड़े दिन, कुछ वक्त दो हमारे को। बिकॉज आप बहुत सालों से कर रहे थे, आप कहीं नहीं लेके गए, वहीं खड़े हुए हैं। अब हम आ गए धक्का लगाने के लिए गाड़ी को, धक्का ही लग रहा है, चल नहीं पा रही अभी गाड़ी, थोड़ा पीछे बैठ जाओ, धक्का लगा दो। कहीं फंस गई है तो वो उठा के कीचड़ में से निकलवा दो गाड़ी को। वाई यू हैव टू बी ऑन द टॉप? दैट इज़ माई क्वेश्चन टू एवरीबडी। आप उस लीडरशिप की जो पोजीशंस हैं उनको आप थोड़ा सा डाउन करो यार, थोड़ा सा टोन डाउन करो। गिव स्पेस टू द कम्युनिटी मेंबर्स, दोज हु आर रियल विक्टिम। अब महिलाओं की बात सारे पुरुष ही करते रहें बैठ के, सारी पॉलिसी वही बनाते रहें, तो वो तो वेमेन एम्पावरमेंट नहीं हुआ ना भाई। अब वेमेन्स को लाओ, उनके पूछो तो उनको क्या चाहिए, उनकी क्या ज़रूरत है, उस पर तो आओ। तो अच्छा होना आपकी खूबी नहीं है, ये बेसिक ह्यूमैनिटी का पैमाना है। आप अगर भेदभाव ना करें तो ये तो बेसिक ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है, दैट यू बिहेव बेयर लाइक ए मिनिमम। ह्यूमन ना। मतलब डोंट डिस्क्रिमिनेट। ये आप दुनिया में जाके करो ना डिस्क्रिमिनेशन, आपको लात मार के भगा देंगे। अब जाओ यूएस जाओ, कनाडा जाओ, वहाँ फिर आते ना वो हाथों में हथकड़ी पहन के आते हैं, जेल में डाल देंगे लोग, आप वहाँ डिस्क्रिमिनेशन करके दिखाओ। तो यू बिहेव नाइस टू एवरीबडी, और उसके लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए कि नहीं मैं तो नहीं मानता, मुझे सर्टिफिकेट, मैं तुम्हारे साथ खाना खा लेता हूँ। तो इस तरह के लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। लेकिन जो वाकई में एंटी कास्ट मूवमेंट में साथ में हैं, चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो, वी शुड अप्रिशिएट देम। लेकिन ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भागीदारी सुनिश्चित करें हम सब की। जहाँ तक सवाल इंटरकास्ट का है, बहुत ज़रूरी बात है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद इंटरकास्ट शादी की, और उन्होंने इस बारे में एक सॉल्यूशन, वन ऑफ द सॉल्यूशन दिया। दैट्स नॉट द ओनली सॉल्यूशन, क्योंकि वो कहते हैं कि जो एंडोगैमी है, जो एक जाति में शादी करने की जो प्रथा है, उसने जातिवाद को बढ़ावा दिया है। कोई ब्राह्मण ब्राह्मणी से शादी करेगा, ब्राह्मण बच्चा पैदा करेगा। कोई ठाकुर ठाकुराइन से शादी करेगा, ठाकुर बच्चा पैदा करेगा। वैसे ही चलता रहेगा, ये वाइस वर्सा चलता रहेगा। तो उन्होंने कहा कि ये जो संबंध है, ये जब टूट सकता है जब आप साथ में रोटी बेटी का संबंध करोगे। और जब रोटी बेटी का संबंध होगा तो आप एक दूसरे के करीब भी आओगे, एक दूसरे को समझोगे भी। क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में तो ये अलग तरह का कुछ ऐसे मिथ जैसी चीज़ें भरी रहती हैं, स्टीरियोटाइप कुछ चीज़ें भरी होती हैं, कि वो मानते हैं कि अरे ये दलित तो बेकार ही होते हैं, ये तो ऐसे रहते हैं, ये तो ऐसे ही होते हैं। हमारे में भी हो सकता है हम सोचें कि अरे ब्राह्मण तो सारे ही खराब होते हैं, ऐसे सोचें, ज़रूरी नहीं है। तो जब हम एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे से रोटी बेटी का संबंध करेंगे, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि ये दीवार टूट सकती है। एक दूसरे के साथ में आना चाहिए। लेकिन मैं इस बात को ये भी मानता हूँ कि सवर्णों को भी ये भरोसे दिलाना पड़ेगा दलित बहुजन समाज को ना, कि हम वाकई में अच्छे इंसान बन गए हैं। अब कोई ठाकुर व्यक्ति, कोई ब्राह्मण व्यक्ति, कोई दूसरी समाज का व्यक्ति आके मेरी बेटी का अगर रिश्ता मांगे, जो हमारे ऑपरेसर हैं, जिसने हमको इतना प्रताड़ित किया है, मैं अपनी बेटी को कल को वहाँ दे दूँ, मुझे कितनी इनसिक्योरिटी होगी कि पता नहीं उसके साथ कैसा बिहेव करेंगे, उसको कैसे रखेंगे। बाद में कोई ऊंच नीच होगी, कोई बात होगी तो कौन खड़ा होगा साथ में। जब आप जातियों में शादी करते हो तो समाज के लोग भी साथ खड़े होते हैं ना आपके। कोई बात हो जाए तो पंचायत करके, इकट्ठे करके, उसमें मान मनोबल होता है, एक दूसरे की प्रोटेक्शन भी होती है। ये एक इंस्टीट्यूशन बन गया है ना पूरा। तो जो मेरा उत्पीड़न करने वाला व्यक्ति था, उस पर मैं कैसे भरोसा करूँ? आपको मुझे भरोसा दिलाना पड़ेगा दैट यू आर ए बेटर पर्सन। तो आपको उस तरह से बिहेव करना चाहिए। मतलब सवर्णों को भी अपनी बेटियां ब्यानी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि बहनी क्यों चाहिए, खुद ही चुन लें यार।
क्यों आपको किसी को ब्याना है? बच्चे खुद अपना जीवन साथी चुने, ये हमारी मानसिकता होनी चाहिए। और आपका बच्चा अगर इंटरकास्ट प्यार में है तो उसको अप्रिशिएट करो, उसको सपोर्ट करो यार। मैं तो अरेंज मैरिज को बहुत पसंद नहीं करता हूँ कि आप अनजान लोगों को मिला दे और बोलो शादी कर दो। दिस इज़ नॉट फेयर। वो आप बच्चों को उतनी स्वतंत्रता दें, समझदारी दें, उनमें उतनी बुद्धि का विकास हो कि वो अपने अच्छा जीवन साथी चुन सकें। वो होना चाहिए, खुद से करें, तब आप उनका सपोर्ट करें, लेकिन दोनों तरफ से होना चाहिए। ये नहीं है कि आप उधर से ही लेते रहेंगे, है ना। अब जैसे हरियाणा में भ्रूण हत्याएं हुई बहुत, तो फीमेल फिटिसाइड की वजह से सेक्स रेशो कम हो गया, लेकिन अब वो यूपी, बिहार, बंगाल, केरल से कहाँ से महिलाओं की शादी करके ला रहे हैं। वो महिलाएं कौन है? वो सारी दलित आदिवासी महिलाएं हैं, जो अपने थोड़े से पैसे के लिए, जिनके घर वाले उनको भेज देते हैं उस थोड़े से पैसे के बदले, तो वो सबसे गरीब तो हमारे ही लोग हैं ना। सवर्णों की महिलाएं तो मुझे तो अभी आज तक कोई नहीं मिली है उधर, ज़्यादातर महिलाएं इन्हीं बैकग्राउंड की आती हैं। तो वो उस समय उनको दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन वहीं कोई बच्चे प्यार मोहब्बत करेंगे तो ऑनर किलिंग कर देंगे, उनके साथ उस तरह की चीज़ें हो जाती है। तो हमें सुधरना चाहिए, हमें उससे बाज आना चाहिए। दूसरी बात ये कि ये चलो ब्राह्मण नहीं कर रहे, क्षत्रिय नहीं कर रहे, ठाकुर नहीं कर रहे आपसे शादी, आपको किसने रोका है आपस में शादी करने में? जो दलित समाज है, सबको ठकुराइन चाहिए, सबको ब्राह्मणी चाहिए, सबको ठाकुर दामाद चाहिए। आप विद इन कम्युनिटी, वाई दलित पीपल आर नॉट गेटिंग मैरिड टू ईच अदर? भंगी चमार के साथ करें, जाटव के साथ करें, आप किसी धानक के साथ करें, आप क्यों नहीं कर रहे? किसने रोका? मांग महार, मातंग, मदिगा, ये कम्युनिटी क्यों नहीं कर रही आपस में भाई शादियाँ? आपको किसने रोका है? आपके ऊपर कौन लठ मार रहा है कि आप शादी नहीं कर सकते आपस में? बाबा साहब की बात मानने की बात हो रही है ना, उन्होंने ही बोला है कि इंटरकास्ट शादी करोगे तो बेहतर होगा। तो आप उनको से तो उम्मीद कर रहे हो बाकी से, और खुद नहीं करोगे। तो दलित कम्युनिटीज़ को भी ये सुधार लाना चाहिए कि वो गोत्र मिलाना छोड़ दें वो जो है जाति मिलाना छोड़ दें, और आपस में बच्चों का ऐसा मेल मिलाप हो, उनके साथ में कुछ प्रयास ऐसे हों कि मिलें बच्चे, और एक दूसरे से अगर वो मोहब्बत करते हैं तो उनका साथ देना चाहिए। इंटरकास्ट शादियाँ दलित्स में भी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि एक दलित ब्राह्मण से शादी करेगा तभी सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है, नहीं। वाई डोंट दलित पीपल गेट मैरी विद ईच अदर? दे नीड टू। तो यहाँ पर मैं एक मतलब बहुत सारी रिसर्च हुई हैं, और हाँ मतलब जब हम बात करते हैं इंटरकास्ट, तो इंटरकास्ट ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मणों में भी कास्ट नहीं है। दे हैव लाइक सो लॉट ऑफ अगर हम कास्ट। जब इंटरकास्ट की बात करते हैं, तो चित पावन ब्राह्मण अगर किसी दूसरे ब्राह्मण मतलब जो उन्हीं में जो वेरिएशन है वहाँ पर से भी अगर थोड़ा सा स्टार्ट होता है तो मुझे लगता है वो भी कहीं ना कहीं स्टार्ट ही है। और जैसा कि आपने है ना दलितों के बारे में बोला कि वहाँ पर भी स्टार्ट होना चाहिए। सो जब हम इंटरकास्ट की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें वर्ण में करना है चेंज। अगर आप है ना अपने पायदान में ही थोड़ा सा चेंज कर रहे हो, दैट्स ऑल्सो मेक अ चेंज। मतलब मैं तो कहता हूँ कि तुमको क्यों ठेका लेना है कि तुम शादी कराओगे? लेट देम डू, Yes. गिव देम स्पेस, लेट देम फॉल इन लव एंड सपोर्ट देम। मतलब चलो कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है, तुम्हें अरेंज मैरिज करनी है, तो तुम अपनी जाति में ही अगर टिके रहोगे तो उसी जाति का प्रोडक्शन करोगे ना, उसी को आगे बढ़ाते रहोगे। दिस इज द डेफिनेशन बाय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। दिस सेम कास्ट मैरिज इज नथिंग बट अ प्रोडक्शन ऑफ कास्ट। यू गोना प्रोड्यूस अगेन एंड अगेन अ कास्ट पर्सन। तो उसको ख़त्म अगर करना है तो आपको करना पड़ेगा। अब आपके जब इंटरकास्ट का बच्चा होगा तो उसको कौन सी जाति दोगे? सवाल उठेगा। धीरे धीरे ये इंस्टीट्यूशन कमज़ोर होगा। एक सॉल्यूशन ये अच्छा हो सकता है। दलितों में एक और पैटर्न मेरे को देखने को मिल रहा है कि जब दलित थोड़ा मतलब बेस्ट पोजीशंस पे होते हैं, लाइक वो IAS बन गए, IPS बन गए, गेजेटेड ऑफिसर बन गए, देन दे डोंट मैरी विद दलित पीपल। उसमें ये एक पैटर्न हम देख रहे हैं कि देन उनका जो पार्टनर होता है वो मोस्टली सवर्णा ही होते हैं, चाहे महिला हो पुरुष हो, उसमें ज़्यादातर वो होते हैं। और सवर्णा कई बार उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं क्योंकि पावर साथ में आती है। वो कई लोग बहुत चालाकी से काम करते हैं ना, कि जब एक दलित जो कमज़ोर होता है तो वो अछूत हो जाता है, और एक दलित जब थोड़ा मजबूत होता है तो वो हिंदू बन जाता है, और एक दलित जब बहुत मजबूत होता है तो वो दामाद बन जाता है। तब उनको वो एक्सेप्ट करने में दिक्कत नहीं है, बिकॉज उसके साथ पावर आती है, एंड दे गोना एंजॉय पावर सीमलेसली। दे आर एक्सपीरियंस्ड पर्सन दैट हाउ टू एंजॉय पावर, है ना। वो मिर्ज़ापुर का डायलॉग देखा है ना, वो कि हमने तो अपने फ़ायदे के लिए जात पात बनाए हैं। वो दादाजी वो बोलते हैं व्हील चेयर पर जो बैठते हैं, आई डोंट नो हिज नेम। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ वर्किंग। आप
उसका फ़ायदा ले लेते हैं, है ना। लेकिन दलित कम्युनिटीज़ को ये सोचना चाहिए कि आप आपस में भी शादी ब्याह करो भाई, आपस में भी आपका अच्छा रिश्ता रहे। जो नहीं मान रहे मत मानने दो, आपको तो किसी ने नहीं रोका ना। अगर ये भी आ जाए तो भी मुझे लगता है कि काफ़ी दलितों में भी एकता बनेगी और एक दूसरे के साथ में, क्योंकि कई एग्जाम्पल हम देखते हैं कि विद इन दलित कम्युनिटी के अगर कोई इस तरह के इंटरकास्ट कपल्स होते हैं, उनको भी बहुत डिफ़िकल्टी होती है, उनको भी बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। दिस इज़ नॉट गुड। तो हम अंत की तरफ चलते हैं, और आपका सर कोई फाइनल मैसेज रहे तो बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र, मुझे काफ़ी अच्छा लगा बात करके। ये पॉडकास्ट स्टाइल का सबसे अच्छा एक कारण यही है कि आप दिल से बात कर पाते हो। मतलब आई रियली एन्जॉयड टॉकिंग टू यू एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी एनलाइटनिंग टॉक। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आप इंसानियत को समझो। आप ये मान के चलो कि सब बराबर हैं। हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, हम ना आपकी ज़मीनें छीन रहे, ना हम आपकी हवेली को छीन रहे। ले लिया आपने, जो जितना संसाधनों पर कब्ज़ा करना था कर लिया। हमें जो मौके भारत का संविधान दे रहा है, हमें जो मौके अवसर कानून सम्मत मिल रहे हैं, आप कम से कम उनकी इज्जत तो करो। हमारा बच्चा अगर आपके साथ पढ़ रहा है, उसके साथ भेदभाव मत करो, उसको ताने मत दो जात के, उसको कोटा शेमिंग मत करो उसके साथ। उसको पढ़ने लिखने दो, उसको मौके मिलने दो। शायद वो पहली पीढ़ी का जनरेशन में अपनी स्कूल की सीढ़ी चढ़ा है, यूनिवर्सिटी की दहलीज को लांघा है। बहुत सपने होते हैं हमारे बच्चों के, बहुत ही मतलब तंगी से निकलते हुए, बहुत सारी समस्याओं। हमारे को बादाम दूध नहीं मिलता हमारे बच्चों को जो है वो बादाम शेक मिला के नहीं मिला जाता। बेचारे भूखे भूखे पेट खारा पानी, पोल्यूटेड पानी पी के बच्चे हमारे आगे बढ़ते हैं। हमने जो झेला है आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आप कभी जाइए हमारी बस्तियों में, हमारे लोगों से मिलिए, आपको पता चलेगा उनकी दुर्दशा कितनी है। भारत में दलित महिलाएं 14 साल पहले ही मर जाती हैं सवर्ण महिलाओं के, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है। क्यों? क्योंकि उनके पास अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, पैड्स नहीं है, न्यूट्रिएंट्स डाइट नहीं है। बहुत ज़्यादा काम करती हैं। आप हमारी तकलीफ़ को अगर आप समझेंगे ना, तो आपको लगेगा कि ये अब बंद होना चाहिए। इस जाति की बीमारी का बंद होना चाहिए। हमें हमारे देश को विश्वगुरु अगर बनाना है तो बिना सारी जातियों के सहयोग के ये मुमकिन नहीं है। हमें सबको साथ लेकर चलना चाहिए, सबके साथ सद्भावना के साथ शांति, न्याय, मित्रता रखनी चाहिए। और यही इकलौता रास्ता है जो हमारे देश को बड़े गृहयुद्ध से बचा सकता है, बड़ी मुसीबत से बचा सकता है, दुश्मन देशों से बचा सकता है। और हम हमारे देश को चीन, अमेरिका, कनाडा जैसे मुल्कों की श्रेणी में खड़ा कर सकते हैं जो तरक्की करेगा। रिजर्वेशन उसमें बहुत मदद करेगा। उसके खिलाफ आप बोलना बंद करो और थोड़ा इंसान बन जाओ। समानता का पाठ सीखो, घरों से बच्चों को जाति का पाठ सिखाना बंद कर दो। ये आज की ज़रूरत है। थैंक यू। तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे मुद्दों पर हमने काफ़ी चीज़ें उजागर की। बहुत सारी जो मिथ्स होती हैं या फिर तो जो चीज़ें जो हम नहीं समझते हैं, उसमें सर ने काफ़ी प्रकाश दिया। और मुझे लगता है कि जो लोग हैं उन टॉपिक्स को और स्टडी करेंगे और जो मिथ हैं समाज में उसको ख़त्म करेंगे। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू सो मच भूपेंद्र। आप सब लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें भूपेंद्र के, और हौसला बढ़ाएं। जय भीम। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।